एक सेकंड। एसोसिएशन फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी की ओर से आयोजित आइडिया ऑफ दलित रिपरेशन, व्हाई इज इट नेसेसरी, इस विषय पर आधारित चर्चा का आयोजन आज किया है। इस चर्चा के अध्यक्ष ऑनरेबल रिस्पेक्टेड प्रोफेसर सुखदेव थोरात सर, former chairman of UGC and ICSSR New Delhi and president of Association for Economic Social and Economic Equality, सर अभी थोड़ी देर में ज्वाइन हो गए। एसोसिएशन की ओर से मैं सर का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आइडिया ऑफ दलित रिप्रेशन, व्हाई इज इट नेसेसरी, यह विषय वर्तमान स्थिति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है रिस्पेक्टेड स्पीकर प्रोफेसर अमित थोरात सर, असिस्टेंट प्रोफेसर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। आपका एसोसिएशन की ओर से बहुत बहुत स्वागत है सर। चर्चा के आयोजन में अहम भूमिका निभा रहे हैं ऐसे हमारे रिस्पेक्टेड प्रोफेसर विमल थोरात मैडम, डॉक्टर त्रिलोक हजारे सर, डॉक्टर गौतम कामले सर, आप सभी का एसोसिएशन की ओर से स्वागत है। अलग अलग राज्यों से हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ सहभागी होते हुए हमारे पार्टिसिपेंट्स हमारा सहभाग दे रहे हैं। एसोसिएशन की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर त्रिलोक हजारे सर को इस चर्चा के आयोजन की मुख्य भूमिका रखने हेतु सादर आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद विद्या मैडम, आप सभी को मेरा सप्रेम जय भीम। विद्या मैडम ने हम सभी को ये बता दिया कि हमारा सब्जेक्ट क्या है और हमारे वक्ता कौन कौन है। साथियों, यह सेमिनार शायद हमारा हो सकता 70 के ऊपर गए या 75वां हो या 74वां हो। पिछले 2 साल से 71 कोरोना काल में हम शांत बैठने के बजाय लोगों को अवेयर करने के लिए जो एकेडमिक क्लास है, जो यूनिवर्सिटी में कॉलेजेस में प्राध्यापक है, उनको विचारों की आदान प्रदान करने के लिए यह शुरू किया गया था। और आज 70 एपिसोड्स डॉक्टर थोरात सर, विमल थोरात सर के नेतृत्व में हमने आपके सामने रखे हैं। और आज अभी मैडम ने बताया कि ये 71 का सेमिनार है और इस विषय पे शायद ये हमारे दूसरा या तीसरा सेमिनार है कि रिपेरेशन क्या है, क्या जरूरत है। इसके ऊपर मैं थोड़ी सी 2 मिनट चर्चा करूंगा आपके साथ में। बाद में हमारे अनुभवी वक्ता है डॉक्टर अमित थोरात, उनका वर्क है, उनका रिसर्च है, उनके पास डेटा है, उस डेटा के ऊपर वो बात करेंगे। मैं सब्जेक्ट को आपके सामने रखना चाहता हूँ। देश में दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए क्या क्षतिपूर्ति की जरूरत है, क्षतिपूर्ति देना चाहिए या उनकी क्षति की गई या न की गई है, इसके ऊपर हमें सोचना चाहिए। जिनको आज तक शिक्षा से, संपत्ति से, जमीन से और अन्य साधन सामग्री से करोड़ों वर्ष वंचित रखा गया है, पढ़ने नहीं दिया, संपत्ति जमा करने का अधिकार नहीं, मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं, पानी, कुएं पे पानी भरने का अधिकार नहीं। आपको याद है डॉक्टर BR अम्बेडकर को नासिक में पानी के लिए सत्याग्रह करना पड़ा था, महाड़ में पानी के लिए सत्याग्रह करना पड़ा था, कालाराम मंदिर में जाने के लिए सत्याग्रह करना पड़ा था। उन्होंने इसी बात की, मतलब उन्होंने, वैसे पानी आग बुझाती है लेकिन पानी का सत्याग्रह करके बाबा साहब ने पानी को ही आग लगा दी। और हमारे दिलों में, हमारे जहन में जो चीजें भरी कि गुलामी क्या होती है, गुलामी कैसी की जाती है, कि आपको पढ़ने लिखने ना दिया जाए, आपको संपत्ति जमाने का या संपत्ति इकट्ठा करने का अधिकार नहीं, अन्य कोई आपके पास साधन सामग्री नहीं है। साथियों, हमारी जो नेशनल सैंपल सर्वे का डाटा कहता है कि हम पॉपुलेशन में तो 16% है, शेड्यूल कास्ट, एससी, हिंदू एससी, बौद्ध एससी मिला के पॉपुलेशन में तो देश में 16% है, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेस खाली 4% है। ये क्यों है? ऐसी सिचुएशन आज हमारे पास क्यों आई है? क्योंकि हमें इससे दूर रखा गया। अगर दूर रखा गया तो क्या रिजर्वेशन से हमारा काम हो जाएगा? या हमारे ऊपर हजारों साल हमें आगे नहीं बढ़ने दिया, हमारा विकास नहीं होने दिया, इसके लिए हमें इन्होंने क्षतिपूर्ति देना चाहिए, नुकसान भरपाई देना चाहिए।
कई देशों में ऐसा हुआ है। जर्मनी में जो उनके सोल्जर ने नाम लोगों की हत्या कर दी थी मास में, उनको क्षतिपूर्ति दी गई है। यूनाइटेड स्टेट में ब्लैक अमेरिकन के ऊपर में जो अन्याय अत्याचार किए गए थे, उन्होंने क्षतिपूर्ति दी है। इफ आई एम करेक्ट, डॉक्टर अमित थोरात मेरे को करेक्ट करेंगे। मलेशिया में क्षतिपूर्ति का प्रोग्राम चलाया गया है, जिनके ऊपर अन्याय किया गया था, इंजस्टिस किया गया था। भारत में खाली रिजर्वेशन का नाम लेके भी लोग चिढ़ते हैं, वैसे बोया गया है। और आज रिजर्वेशन के अगेंस्ट में कई ऑर्गेनाइजेशन है, कई कम्युनिटी है, लेकिन सिचुएशन बदल रही है कि हर एक कम्युनिटी रिजर्वेशन मांग रही है। और इसमें हमें ये विचार आगे बढ़ाना चाहिए कि हमें क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए। इतने साल अगर आज हम कहाँ के कहाँ होते, हमारे पास पैसा होता, एजुकेशन होता, स्टेटस होता, लेकिन आज भी ये समाज में पद्धति बोया जा रहा है। मनुस्मृति से मोदी तक जो चलता आया है, उसमें आपको नजर आएगा कि इसमें क्या चल रहा है, कितनी आज भी एट्रोसिटीज हो रही है। आप देखेंगे 21-22 का डाटा देखेंगे एट्रोसिटीज का, और उसके पहले के एट्रोसिटीज देखेंगे, कितनी मास एट्रोसिटीज हो गई और कितनी बढ़ गई है। तो एक साइड से इधर रिजर्वेशन दिखा के, एक साइड से एट्रोसिटीज की जाए, अन्याय इंजस्टिस बढ़ रहा है। समाज में इक्वेलिटी का कोई नाम नहीं लेते हैं। समाज में सामाजिक लेवल पे या शैक्षणिक लेवल पे इक्वेलिटी आ जाए, ऐसा कोई नहीं कहते हैं। और इसीलिए हमें ये विचार सबको मिलके आगे बढ़ाना चाहिए कि इतने साल अगर हमारे ऊपर इनजस्टिस किया गया है, तो उसकी क्षतिपूर्ति क्यों नहीं होनी चाहिए। क्षतिपूर्ति क्या जरूरी है हमारे लिए? अगर एक क्षतिपूर्ति मिलती है तो कई लोगों के पास जमीन आ जाएगी। आज भी भारत में कई ऐसे एरिया है कि जमीन पड़ी हुई है, लेकिन शासन उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। कई स्कूल, शासकीय स्कूल बंद कर दिए गए, आम आदमी का बच्चा पढ़ नहीं सकता है। हमने इसके पहले एक सेमिनार आयोजित किया था कि जो बच्चे 12वीं तक पढ़ते हैं और 12वीं में अच्छे मार्क्स मिलाते हैं, अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, उनको मेडिकल में दाखला नहीं मिलता है, एम्स में दाखला नहीं मिलता है, आईआईटी में दाखला नहीं मिलता है। और उसके लिए 6 महीने की पढ़ाई करके एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम रखी गई है, उसमें अगर अंक प्राप्त हुए तो उसको दाखला मिल जाता है। ये जो बच्चा है, पिछड़ा बच्चा है, मागास वर्गीय बच्चा है, शेड्यूल कास्ट का बच्चा है, शेड्यूल ट्राइब का बच्चा है, ये पहली से लेकर 12वीं तक 12 साल पढ़ेगा, और उसको अंक अच्छे मिलने के बाद में पैसे की वजह से, ड्यू टू इकोनॉमिकल सिचुएशंस, उसकी आर्थिक परिस्थिति के कारण वो क्लास नहीं लगा पाया, और वो 6 महीने की एग्जाम जो है उसमें उसको उतने अंक नहीं प्राप्त हो पाए। तो ये सारा विचार मैं आपको सामने रखता हूँ। और मैं इसी के साथ में, विद्या मैडम ने मुझे जो रिक्वेस्ट किया था कि इसका थोड़ा सा शुरुआत करे, प्रास्ताविक दे दे, तो मैं यहीं पे रुकता हूँ। और ओवर टू विद्या मैडम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। अब चर्चा के लिए मैं रिस्पेक्टेड स्पीकर प्रोफेसर अमित थोरात सर जी को इनवाइट करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं वनीता तुमसरे मैडम, जो हमारे साथ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस मुंबई से हमारे साथ उपस्थित है, मैं वनीता मैडम से अनुरोध करती हूँ कि आप आज के रिसोर्स पर्सन का इंट्रोडक्शन दें। मैडम, मेरा आवाज आ रहा है? जी जी मैडम। Thank you so much for this opportunity, and I wish you all the happy Labour's Day and Maharashtra Day. So with this note, I would like to introduce today's speaker, Dr. Amit Thorat. Amit Thorat is an assistant professor of economics at the Center for the Study of Regional Development at Jawaharlal Nehru University, New Delhi. Prior to this, he worked as an associate fellow at National Council for Applied Economic Research, New Delhi, where he was a part of Indian Human Development Survey team. He has also worked with the ICAR, National Institute, International Food Policy Research Institute, South Asia Headquarters in New Delhi, and Economic Research Foundation, New Delhi. He received his doctorate in economics from the Center for Economic Study and Planning from JNU. His research has been on issue of poverty, income, educational and health inequalities in general and across India, and across social, ethnic and religious communities in particular in the context of India.
Currently, he is working on understanding people's belief around personal and social identity in India and its implication for social behavior, individual distress, and economic outcomes. His earlier work include examining gains from small and marginal farmers from high value production as well as from farmer owned cooperative farming. So, with this brief introduction, I would like to invite today's eminent speaker, Dr. Amit Thorat, for his lecture. So, on idea of Dalit reparation, why it is necessary. So, now I would like to invite, please, Amit Thorat sir, for uh, deliver his lecture. So, thank you so much. Thank you, Vanita. Thank you, Vidya Madam and Trilok sir, and everyone for inviting me. It's a great pleasure and honor on this 71st episode. It's amazing what time can do. And all these episodes which are available, I think, on YouTube or somewhere are a gold mine of resource for people. मैं कोशिश करूंगा कि मैं हिंदी, अंग्रेजी और मराठी में तीनों में बोल पाऊं। अच्छी बात है सर, अच्छी बात है, वेरी वेल, यस। क्योंकि हिंदी में तो मैं काफी मतलब ठीक ठाक हूँ, मराठी की प्रैक्टिस ना होने की वजह से थोड़ा सा हाथ तंग रहता है, कुछ शब्द नहीं आते हैं एकदम से, टेक्निकल शब्द या जो जार्गन है, तो हिंदी तो सब समझते हैं। So it's a great pleasure and honor to be here on the 71st episode. And I think it's a fantastic way of reaching out to people and basically sharing our knowledge and ideas in the community. That is what it is at the end. It is not experts coming in and showing how good they are or what they know. It's us talking about ourselves within ourselves, amongst ourselves, and forming solidarity. So Jai Bhim and Lal Salam on Labor Day to everyone. I know it's a problematic, but we'll talk about it later. I have a presentation, so I'll just share my screen. It's just to help us have something to see, and for me actually to see and talk about. So not necessarily you have to read it. नीता मैडम, मेरे पास कितना टाइम होगा? अभी 6 बज रहे हैं। 1 hour सर। 1 hour, ओके, थैंक यू। सो ये आज का जो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, जैसे क्षति पूर्ति या रेपरेशंस बोलते हैं, ये नया आइडिया नहीं है, बहुत पुराना आइडिया है, 16th सेंचुरी से चला आ रहा है। इसके पीछे फिलोसॉफिकल अंडरपिनिंग्स हैं और उसका एवोल्यूशन है, लेकिन हाल ही में अमेरिका वगैरह जैसे देशों में इसकी बात ज़्यादा होना शुरू हुई है। काफ़ी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ ने ये पाया कि उनके जो यूनिवर्सिटी के फाउंडर्स रहे और उन फाउंडर्स ने जिस तरह से यूनिवर्सिटी को फंड किया, वो फंडिंग स्लेव ट्रेड से आई। So many of the founders of the Harvard and other renowned universities were actually slave owners and slave traders. And आज की डेट में वो लोग स्लेवरी, रेसिज्म, xenophobia इसके खिलाफ है। तो एक डिबेट उठा के भाई अगर ये कॉलेजेस ही स्लेवरी के पैसों से बने हैं तो इसका हम क्या निजात करें। तो अभी हार्वर्ड में कमेटी बैठाई गई जिसका एक जिन्होंने कमेटी ने एक रिपोर्ट रखी है, उसका एक सेमिनार भी हुआ जो मैं अटेंड नहीं कर पाया। आप अगर हार्वर्ड की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको दिखेगा, स्पेशली रैडक्लिफ स्कूल है वहाँ पे। तो उन्होंने पहले डिसाइड किया कि जो यूनिवर्सिटी के वॉल्स पे जिन पेट्रन्स का नाम था इनग्रेव्ड है स्टोन में एज पेट्रन्स एंड फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी, उनका नाम हटा दिया जाए और जितना पैसा उन्हें मिला स्लेवरी से
उतने ही पैसे की इक्विवेलेंट स्कॉलरशिप्स, फेलोशिप्स, असिस्टेंटशिप्स अफ्रीकन अमेरिकन स्टूडेंट्स के लिए शुरू की जाए। तो इस तरह का बहुत बात चल रही है। कैथोलिक चर्च ने भी कहा है कि वो $100 मिलियन कलेक्ट करेंगे फॉर अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी। तो इस तरह से ये बात आई, और फिर मैं और प्रोफेसर थोरात, सुखदेव थोरात, हम लोग इनवाइटेड हुए हार्वर्ड में, जहाँ पे एक कमीशन बिठाई गई हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और एक यूके बेस्ड बहुत फेमस मेडिकल जर्नल है जिसका नाम है लैंसेट इंटरनेशनल। उन्होंने मिलके एक कमीशन बिठाई रेपरेशंस पे, जिसमें ना केवल अफ्रीकन अमेरिकन बट उन्हीं की तरह और अलग अलग समुदाय के लोग दुनिया भर में, जैसे कि उसमें रोमाज या जिन्हें आप जिप्सी कहते हैं, जो यहाँ इंडिया से 13वीं शताब्दी में गए और यूरोप में जगह जगह बसे, वो चाहे वो अमेरिका के नेटिव इंडियंस हो, जिन्हें जो ट्राइब्स थे जिनको रेड इंडियंस भी कहा जाता है, या कनाडा के नेटिव इंडियंस हैं वो, चाहे वो कोंगोलीज पीपल हो जहाँ पे बेल्जियम ने रूल किया और उनके साथ बहुत ज़्यादा ज्यादतियाँ की, चाहे वो साउथ अफ्रीका के ब्लैक्स हों, चाहे वो जमैका और कैरेबियन के ब्लैक्स हों, जो स्त्रियां हैं जो किसी युद्ध के समय में जिनके साथ ज्यादतियां होती हैं उनका ग्रुप हो, ऐसे कई ग्रुप्स का रिप्रेजेंटेशन था, और उन सब ने अपनी अपनी केसेस रखी रेपरेशंस या क्षतिपूर्ति के लिए। तो उसमें हम दोनों ने दलित्स या एक्स अनटचेबल जिन्हें कहते हैं, या एक्स इंस्लेव जिन्हें कहा जा सकता है, उनकी केस रखी, और उसके बिना पे हमने एक स्टडी ली। और उस स्टडी के कुछ पहलू में आपसे, उस स्टडी में हमने क्या क्या देखा, एक तो ये मैं आपसे शेयर करूंगा, और उसके बाद रेपरेशंस के बारे में, रेपरेशन क्या होता है, क्यों होता है, थोड़ा सा उसका थ्योरेटिकल और फिलोसॉफिकल अंडरपिनिंग्स के बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा। और आपके कोई सवाल हैं, कुछ है टेक्निक, तो कुछ भी जो भी आपके मन में आए जिज्ञासा, वो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, और इसके बाद हम कुछ समय, मैं जल्दी खत्म करूंगा 1 घंटे से पहले, कि हम कुछ सवाल जवाब कर सकें। तो इस बेसिकली इस स्टडी का जो उद्देश्य था वो ये था कि एक गैप हम पाते हैं, रिजर्वेशंस, आज़ादी के बाद रिजर्वेशंस आए, रिप्रेजेंटेशन आई लेजिस्लेशन में, गवर्नमेंट जॉब्स में, एजुकेशन में, और उससे हमारे बेसिकली हमारे पेरेंट्स, या ज़्यादातर बहुत रेयर केसेस में उनके पेरेंट्स को फ़ायदा हुआ। मोस्टली आर सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन लर्नर्स बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो 2 जनरेशन्स में काफ़ी फ़ायदा हुआ रिजर्वेशन से। लेकिन हम देखते हैं गैप रिमेन्स, गैप रहता है। किसी भी आप डेवलपमेंट इंडिकेटर को ले लीजिए, चाहे इनकम ले लीजिए, वेल्थ ले लीजिए, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ले लीजिए, कोई भी हेल्थ के इंडिकेटर्स ले लीजिए, चाहे वो मोर्टेलिटी रेट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, विमेन एंड चाइल्ड के न्यूट्रिशनल नॉर्म्स हैं, स्टंटिंग, वेइंग, स्टंटिंग, वेस्टिंग, या इस तरह के कोई भी आप उठा ले डेवलपमेंट वेलबींग इंडिकेटर्स, और उसको कंपेयर करें दलितों के विद अपर कास्ट, उसमें सब्सटैंशियल गैप है। और हाल ही के पिछले 10 साल में हम देख रहे हैं कि दिस गैप हैज इंक्रीज्ड, स्पेशली इन वेल्थ। द वेल्थ गैप हैज इंक्रीज ट्रेमेंडसली। अभी 2021 की रिपोर्ट है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, जो पिकेटी, थॉमस पिकेटी साहब और एक और जनाब है फ्रेंच, वो निकालते हैं। तो बता रहे हैं कि इंडिया इज नाउ वन ऑफ द मोस्ट इनइक्विटस एंड अनइक्वल कंट्री इन द वर्ल्ड। जो इनइक्वालिटी अमेरिका में आने में 100-200 साल लग गए, वो हम 20 साल में हम अचीव कर गए। 56% ऑफ जीडीपी का जो इनकम है वो आज की डेट में 10% लोगों के पास है। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं। और इसमें जो नुकसान पाने वाले लोग हैं वो वंचित समाज के लोग हैं, ट्राइबल्स हैं, दलित्स हैं, आदिवासीज हैं, लोअर ओबीसीज हैं,
कुछ हद तक मुस्लिम्स हैं और विमेन हैं। तो इनइक्वालिटी पहले भी थी, लिबरलाइजेशन के बाद कुछ ग्रोथ हुई, लेकिन उसके बाद इनइक्वालिटी और ज़्यादा बढ़ गई है। और हम देख रहे हैं कि ये हर चीज़ में है, और उसके साथ साथ एक्सक्लूजन और डिस्क्रिमिनेशन चल ही रहा है, वो कम नहीं हो रहा है। उसके लिए रिजर्वेशन है, उसके लिए कुछ कुछ है, बट वो बढ़ ही जा रहा है। उस पर स्टडीज हुई हैं, हम जानते हैं कि ये एग्जिस्ट करता है। तो स्टडी का मकसद था कि क्यों ये गैप जो एग्जिस्ट कर रही है, कितनी ये गैप जो आज के दौर में जो सेग्रीगेशन है, चाहे वो फिजिकल या रेसिडेंशियल सेग्रीगेशन है, चाहे वो एक्सक्लूजन है इन जॉब्स या इन बिजनेस, या आउटराइट डिस्क्रिमिनेशन है, उस वजह से है। और कितनी ये गैप हो हिस्टोरिक रीजन से, जो हिस्ट्री का एक बर्डन है हम पे, 2500 से 3000 साल का, उस बर्डन, उस इनइक्वालिटी, उस एक्सक्लूजन, उस डिस्क्रिमिनेशन का इतने सालों बाद आज की डेट में वो आज क्या उसका हम पे असर हुआ, या जब हम इंडिपेंडेंट हुए उस समय क्या स्थिति थी दलितों की, आदिवासियों की, इस हिस्टोरिक कॉजालिटी की वजह से, जिसका हमने कुछ 75 साल में थोड़ा सा हमने उसको ठीक किया है रिजर्वेशन के थ्रू। लेकिन ये किस तरह की थी, ये हिस्टोरिक हेरिटेज कह लीजिए, हिस्टोरिक लीनियज कह लीजिए, या डाउन द स्ट्रीम कॉन्सिक्वेंसेस कह लीजिए of history in today's time, उसको समझना, उसकी कॉजालिटी को जानना और उसके क्वांटम को समझना, ये इस स्टडी का उद्देश्य था। और कुछ रिसर्च हुआ है, लेकिन अलग अलग जगह हुआ। हिस्टोरियंस ने रिसर्च किया है कि भाई शूद्रा कौन थे, कास्ट सिस्टम कहाँ से आई वैदिक टाइम में, शूद्रा से अनटचेबल कैसे निकले, ये सारा काफी कुछ बहुत अच्छा काम हुआ है। उसके बाद एंशिएंट टाइम में कास्ट की क्या सिचुएशन थी, मेडिवल, अर्ली मेडिवल में क्या थी, फिर मेडिवल में क्या हुई, वो क्या कंटिन्यू रही जब मुगल आए, मुगलों ने क्या उसके साथ कुछ छेड़खानी की, उसको ठीक करने की कोशिश की, अगर नहीं की तो फिर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, और ब्रिटिशर्स के जाने के बाद इंडिपेंडेंस के टाइम पे वो क्या स्थिति थी, कि जो एंशिएंट टाइम में वर्ण व्यवस्था, चातुर्वर्ण सिस्टम, उसका मनु के लॉ, जो स्ट्रेटिफाइड हायरार्की रही हर चीज में, ह्यूमन राइट्स, सिविल राइट्स, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल राइट्स, वो कितने टाइम तक कंटिन्यू रहे वैसे के वैसे, क्या उनमें बदलाव आया, क्या वो स्ट्रेंथन हुए, क्या उनमें कुछ फेरबदल हुआ, और वो उसकी जो हिस्टोरिकल प्रोग्रेशन है वो कैसे चलती हुई, मुगलों के समय से होती हुई, ब्रिटिशर्स के समय से होती हुई इंडिपेंडेंस के टाइम पे हम क्या स्थिति पाते थे दलितों की, ये जानने का मकसद था। और क्या ये जानने के बाद हम एक आर्ग्यूमेंट, एक तर्क बना सकते हैं कि इस समाज के लोगों को रिजर्वेशन तो मिला, बट एक्चुअली इन्हें रेपरेशंस भी चाहिए थे, जो कि जिसकी किसी ने बात नहीं की। थोड़ी बहुत बात हुई, लैंड रिफॉर्म्स की बात की अम्बेडकर साहब ने, लेकिन वो जो जिस तरह से हिस्टोरिक इनजस्टिसेस, एक्सक्लूजन, डिस्क्रिमिनेशन और कास्ट स्लेवरी, कास्ट अनटचेबिलिटी और एक्सप्लॉयटेशन का जो भरपाई है, वो भरपाई किए बिना आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक समाज अब एक स्वतंत्र भारत में आपके साथ कॉम्पीट करेगा, आपके साथ मेरिटोरियस होगा। इसीलिए वो रिजर्वेशन को बुरी निगाह से देखते हैं कि भाई आप मेहनत कीजिए और हमारे साथ खड़े होइए। मेहनत तो तब करेगा ना इंसान जब 2300-3000 साल का जो उसके साथ शोषण हुआ है उसकी पहले भरपाई हो, आपके साथ कंधे से कंधा खड़ा रहे और फिर कम्पीट करे। तो ये जो तर्क है कि आप हमारे बराबर हैं एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको बेसिकली आर्ग्यू आउट करने के लिए और उसको समझने के लिए ये हमने कुछ स्टडी की है, कुछ चल रही है, ये लंबा प्रोजेक्ट है, बट जो कुछ हम किया है और आप कर रहे हैं उससे आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। तो कि एक प्रॉब्लम है, इसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे। वी नीड टू रिकॉग्नाइज दैट देयर इज अ प्रॉब्लम। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, एंटी एट्रोसिटीज एक्ट है, एंटी अनटचेबिलिटी एक्ट है, और भी कुछ एक्ट्स हैं, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज,
एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो है, रिजर्वेशन है। लेकिन ये कितना फायदेमंद है, इससे कितना फायदा हुआ, नहीं हुआ, प्रोग्रेस हो रही है बट कितनी हो रही है, और क्या इस प्रोग्रेस को देखते हुए हम रेपरेशंस का आर्गुमेंट बना सकते हैं कि नहीं। फिर हम जाते हैं, देखते हैं कि ओरिजिन्स क्या हैं कास्ट के, अनटचेबिलिटी के। वैदिक टाइम्स में हमारे पास वेदास है, उपनिषदास है, रामायण है, महाभारत है, धर्मसूत्रास हैं। ये सारा हिस्टोरिकल जो स्टडी हुआ है उसमें हमने देखने की कोशिश की है कि वहाँ पे रेफरेंस क्या है कास्ट के बारे में, कास्ट हायरार्की के बारे में, वर्ण व्यवस्था के बारे में, और फिर कंपाइलेशन ऑफ हिंदू लॉज के बारे में। तो उसका एक प्रोग्रेशन, उसका एक कंपाइलेशन हम फिर से कर रहे हैं, जो कि ज्यादातर पता है लोगों को, बट हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, बेस्ड on research done by historians who then look at historical records like the actual Vedas and the Upanishads, the actual text, compilation of Dharma Sutras in Manusmriti and other texts. काफी texts हैं जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट एविडेंस मिलता है या रेफर होता है टू ओरिजिन ऑफ ह्यूमैनिटी, ओरिजिन ऑफ कास्ट एक्सेट्रा। तो वो सब हम देख रहे हैं। और आप एंशिएंट इसमें देखेंगे तो आप चातुर्वर्ण सिस्टम में 4 ग्रुप्स देखते हैं, शूद्रा बीइंग द लोएस्ट ग्रुप, बट शूद्रा को मेंशन किया जाता है मनुस्मृति में वगैरह वगैरह, लेकिन आज की डेट में शूद्रा ओबीसी है और अनटचेबल दलित है। ये कैसे हुआ? शूद्रा ग्रुप कैसे स्प्लिट अप होके हायर ओबीसी बना, और अनटचेबल उसमें से जो काम करते थे स्किन के साथ या सफाई का, वो कैसे उससे थोड़े अलग होके अनटचेबल्स बने, इस पे भी हमने थोड़ा सा अध्ययन किया है। और ये जो व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था, इसमें कुछ जैसे फॉर इंस्टेंस ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा है, इसमें प्रिविलेजेस और राइट्स जैसे आप सब जानते हैं कि सेम नहीं है, लेकिन जो प्रिविलेजेस और राइट्स अपर कास्ट को मिलते हैं वो प्रिसाइसली इन ऑपोजिशन टू डिसएडवांटेज ऑफ लोअर कास्ट है। ये नहीं है कि आपके कुछ राइट्स नहीं तो ठीक है आप अपना जो है कर लीजिए, नहीं। द एडवांटेज एंड प्रिविलेज, द accumulation of wealth, accumulation of land, accumulation of assets is at the cost and deprivation and exclusion and exploitation of the larger Shudra and within that the untouchable. तो over the centuries, over thousands of years, जो prosperity हम देखते हैं अपर कास्ट में, वो systematic exploitation and denial of human, civil, social and largely economic rights of the lower caste की वजह से उनकी prosperity रही है, और जो intergenerationally transfer हुई है। और तभी आप देखेंगे कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो भी स्थिति रही होगी, जो सवर्णा लैंडेड रहे या उनके पास धंधा रहा या जो भी रहा, वो एक तबके को ये सारे राइट्स डिनाई कि आप जब किसी तबके को डिनाई करते हैं तभी आपके पास उसका कॉन्सेंट्रेशन, अक्यूमुलेशन बढ़ता है। तो ये वो रहा है। इस पे हमने देखा है कि कैसे है ये। फिर स्लेवरी का कॉन्सेप्ट, ये एक चीज है जो हम ज्यादा बात नहीं करते हैं या हम इसको ज्यादा नहीं जानते हैं कि अनटचेबिलिटी इज लाइक स्लेवरी। उसमें स्लेवरी से ज्यादा कोई फर्क नहीं है, एक्सेप्ट स्लेव्स आर ओन्ड एज प्रॉपर्टी, जबकि अनटचेबल्स आर नॉट ओन्ड एज प्रॉपर्टी बट दे हैव नो राइट्स एंड दे हैव नो एजेंसी और डिसीजन मेकिंग। उनसे जो कहा जाए वो करेंगे, उनको करना पड़ता है। बट स्लेवरी में ओनरशिप जो होती है इंसान की, वो उसके स्लेव ओनर के पास होती है। और स्लेवरी दुनिया भर में रही है, एंशिएंट ग्रीक से लेके रोम से लेके इस्लामिक स्लेवरी, सब जगह स्लेवरी रही है। बट स्लेव्स बहुत रीजंस के लिए बनते थे कि किसी युद्ध में एक राजा हार गया तो उसकी सेना को बंधक बना के स्लेव बना लिया और फिर बाद में उनको छोड़ भी देते थे। या कोई आदमी या इंसान अपना ऋण नहीं भर पा रहा है या अपने परिवार का संगोपन नहीं कर पा रहा है, तो वो जाके बोलेगा भाई मुझे स्लेव बना लो आप, मैं काम करूंगा। तो स्लेवरी अलग अलग तरह की थी और ये दुनिया भर में पाई जाती थी।
रोम में, रोमन एम्पायर में, जो रोम उनकी राजधानी थी, वहाँ 60% स्लेव्स रहते थे, परस्पर 40% रोमन्स के, क्योंकि सारा काम स्लेव्स करते थे। कारखानों में, खेती बाड़ी में, हर काम जो आप सोच सकते हैं वो स्लेव्स ही करते थे। लेकिन जो हिंदू स्लेवरी है, जिसका पैरेलल हम अनटचेबल से कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट 1-to-1 पैरेलल नहीं है, उसी के साथ हम कास्ट स्लेवरी देखते हैं कि हिंदू रिलीजन में कई कास्ट और सब कास्ट को बाय बर्थ स्लेव कास्ट डेजिग्नेट किया गया। साउथ में ज्यादा रहा, जैसे परयाज, पुलयाज, इस तरह के जो कास्ट हैं उनको स्लेव कास्ट घोषित कर दिया गया। इसका मतलब कि उनके बच्चे, उनका परिवार, उनका समाज पूरा स्लेव रहेगा। एग्जैक्ट ओनर ओन्ड होंगे, कोई एक मालिक होगा जो एक परिवार को, कई परिवारों को की उस पे मिल्कियत होगी, वो उनको लीगली ओन करेगा। उसके पास राइट होगा उनको, फैमिलीज को अलग करना, उनको पनिश करना, उनको मारना, उनको बेचना, उनको गिफ्ट में देना, उनको ब्याज के तौर पे देना, उनको डाउरी के तौर पे देना, जैसे कोई प्रॉपर्टी हो, किसी भी प्रॉपर्टी की तरह। तो ये हम देखते हैं कि कहीं भी नहीं दिखता है ये कि एक रिलीजियस आइडिया के तहत इंसान को स्लेव घोषित किया गया। जो आप वर्ल्ड में स्लेवरी देखते हैं, इवन अफ्रीकन अमेरिकन जो अफ्रीका से स्लेव लाए गए, जो ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड था कि अफ्रीका में जाते थे वाइट पीपल, वहाँ पे उनके ट्राइबल घरों पे, विलेजेस पे अटैक करते थे और 100 के 100, 1000 के 1000 लोगों को बंधक बना के शिप्स में डाल के यूरोप और अमेरिका लाया जाता था। वो उसमें क्रिश्चियनिटी का एक डूबियस रोल है टू जस्टिफाई दैट, बट और वो कुछ सिमिलैरिटीज हो सकती हैं रिलीजन, हिंदू रिलीजन के साथ, बट प्राय वो स्लेव एक प्रॉपर्टी था, उसको बेचा खरीदा जाता था और फ्री भी किया जा सकता था। इस्लाम में स्लेव को फ्री करना सबसे बड़ा पुण्य का काम माना जाता था। तो इस तरह की चीजें हैं, बट हिंदू स्लेवरी के एक सब कास्ट को स्लेव कास्ट ही घोषित करना, ऐसा आप कहीं नहीं पाएंगे। तो ये एक नई चीज है जो हम देख रहे हैं, इस पे एविडेंस है, काफी शॉकिंग एविडेंस है, काफी रिटन एविडेंस है। मनु टॉक्स अबाउट 14 और 17 टाइप्स ऑफ डिफरेंट स्लेव्स। तो ये काफी इवॉल्व्ड और कोडिफाइड सिस्टम रहा। और ये जो अनटचेबिलिटी का इमर्जेंस हुआ शूद्रा के थ्रू, के अंदर से स्लेवरी का इमर्जेंस हुआ, ये हम कोशिश कर रहे हैं इसको ट्रैक करने की एंशिएंट पीरियड में, जिसको वैदिक पीरियड या अर्ली वैदिक पीरियड या वैदिक पीरियड में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद मेडिवल, जो अर्ली मेडिवल और मेडिवल पीरियड का कहलाया जाता है, और उसके बाद मुगल पीरियड है जहाँ पे हमारे पास बहुत कम रिसोर्सेज स्टडीज हैं, और उसके बाद ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड। इसके थ्रू ये सारी जो सिस्टम रही अनटचेबिलिटी और कास्ट इंस्लेवमेंट की, इसको हम कोशिश कर रहे हैं देखने की। और ये बहुत, इसमें मतलब मुझे अगर ये बात करनी हो तो मुझे कई 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 घंटे लगेंगे इस सब पे बात करने के लिए, बट मैं आपको एक फ्लेवर दे रहा हूँ अभी फिलहाल कि क्या क्या हमने किया है और हम कर रहे हैं। फिर इस अनटचेबिलिटी और स्लेवरी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इस समाज के लोगों के लिए, और ये बहुत सारे तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ये एसेट ओनरशिप में है, चाहे वो लैंड हो, एग्रीकल्चर लैंड या अदरवाइज, बिजनेस हो, असेट्स हो, प्रॉपर्टी हो। इसमें वेज लेबर है, आपको कितना कैसा काम मिल रहा है, कितना उसकी आपको उसकी लेबर की आपको कितनी तनख्वाह मिल रही है या पैसा मिल रहा है। एजुकेशन का एक्सेस नहीं है, हेल्थ और न्यूट्रिशनल आउटकम्स हैं, wealth income, and then therefore poverty implications. पब्लिक स्पेसेस में आपको क्या एक्सेस है, सिविक कम्युनिटीज को या पब्लिक कम्युनिटीज को, चाहे वो आईडीएस की स्टडीज हो जो देखती हैं कि पीडीएस हो, मिड डे मील्स हो या अदर पॉलिसीज हो, उसमें डिस्क्रिमिनेशन आज भी पाया जाता है। और कंटिन्यूइंग एक्सक्लूजन डिस्क्रिमिनेशन जारी है इन एम्प्लॉयमेंट। क्या आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी तो बहुत ही निचले स्तर की मिलेगी, जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस हैं, जैसे सफाई के हो गए, झाड़ू पोछा बर्तन इस तरह के, या और
उसमें भी मिलेगी तो कम पैसे पे मिलेगी। इस तरह का एक्सक्लूजन डिस्क्रिमिनेशन जारी है। प्राइवेट सेक्टर में स्टडीज हैं, आप जान ही रहे हैं कि जो सिस्को का केस है अमेरिका में, कि एक दलित लड़का अमेरिका जाता है, आईटी कंपनी ज्वाइन करता है सिस्को में, और वहाँ उसके ब्राह्मण अपर कास्ट बॉसेस उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, which became a very famous case, and that has led to caste being issue in now in universities on the west coast. और इसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स है जो हम ज्यादा समझते नहीं है और इसके बारे में बात नहीं करते। एक ट्रॉमा होता है, हिस्टोरिक ट्रॉमा होता है, और आप हिस्टोरियंस और साइकोलॉजिस्ट से बात करेंगे तो बोलेंगे ये जो ट्रॉमा है ये जनरेशन टू जनरेशन पेरेंट्स अपने बच्चों को पास ऑन करते हैं। ये हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं ओवर्टली या कॉन्शियसली, बट सबकॉन्शियसली ये ट्रॉमा, ये एक विक्टिमहुड मेंटालिटी कि मान लेना, बिलीव कर लेना कि हाँ हम हैं ही ऐसे, हमें कोई स्किल नहीं है, हमें कोई एबिलिटी नहीं है क्योंकि हम दलित है, हम अछूत हैं। ये इंटरनलाइज कर ला, इसको बिलीव कर लेना पीढ़ी दर पीढ़ी, ये भी एक इसका कॉन्सिक्वेंस है। और इसका एक सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस जो दुनिया भर के माइनॉरिटीज में पाया जाता है वो है कि ग्रुप कोहेजन। दलितों, मुस्लिमों, आदिवासियों में जो कि इस मानसिकता से या इस पीड़ा से ग्रस्त हैं, हिस्टोरिक एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन से, विक्टिमहुड से, ट्रॉमा से, उनको आपस में अपने आप में कोहेजन, बिलीफ, ट्रस्ट, सॉलिडारिटी करने में दिक्कत होती है। वो करते हैं बट मुश्किल होती है। आप देख लीजिए, इवन इन महाराष्ट्र हमारे दलित समाज में अलग अलग समाज है, उनमें भी उतना कोहेजन नहीं है, क्योंकि अंबेडकर साहब महार थे, उन्होंने कहा भाई पढ़िए, ऑर्गेनाइज हुई है, एजुकेट करिए, तो महारों ने ब्लाइंडली उनको फॉलो किया, एजुकेशन लिया और आगे बढ़े। बट सारे दलित नहीं कर पाए ये, क्योंकि मिसट्रस्ट है, उनके अपने ऑक्यूपेशंस हैं कास्ट डेजिग्नेटेड, उसको कैसे छोड़ दें एकदम से, वो एक मिसट्रस्ट है। तो वो सब इस विक्टिमहुड मेंटालिटी का एक पार्ट है जिसको हमें समझना चाहिए और इसको ओवरकम करने के बारे में स्ट्रेटजी सोचनी चाहिए। अब मैं थोड़ा सा बात करूंगा रिपरेशन के बारे में, आइडिया ऑफ रिपरेशन। इसमें देयर आर 2-3 कॉन्सेप्ट्स जो कि सिमिलर हैं बट डिफरेंट है। रेपरेशन एक हुआ, रेस्टिट्यूशन दूसरा, और कॉम्पनसेशन तीसरा। ये तीनों आपस में सिमिलर लगते हैं, है भी, लेकिन इनमें थोड़ा सा टेक्निकल, डेफिनेशनल, थ्योरेटिकल फर्क है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो पहले है रेस्टिट्यूशन। मैं I'll read it in English and then I'll try to talk about it. Restitution, simply put, is restoration of something lost or stolen to its rightful owner. It is conditional on separation of something from its rightful owner. It, however, does not take for granted always that a wrongdoing has occurred in the act of separation. For instance, if A steals B's bike or finds it and then simply returns it back without any explanation or expression of remorse or apology, one can say restitution has happened but not reparation. तो जैसे एग्जाम्पल कह रहा है कि एक लड़का है, उसके पास एक साइकिल है और वो देखता है कि उसकी साइकिल गायब हो गई है, या तो उसने खो दी उसे या किसी ने चोरी कर ली। अगर किसी ने चोरी की वो साइकिल और वापस आके लौटा दी, वापस रख के चला गया, तो एक तरह से उसका रेस्टिट्यूशन हो गया, रिस्टोर हो गया। लेकिन इसको हम रेपरेशन नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर वो बाइक 1 हफ्ता 1 महीना चोरी रही तो वो चोरी होने से उस लड़के को जो पीड़ा है, उसको जो दर्द है, उसको जो गिल्ट है कि भाई मैंने क्यों छोड़ दी, वो जो पेन है वो उसको कॉम्पनसेशन कह लीजिए, या उसको वो उसके एवज में कुछ उसको नहीं मिला जिससे कि वो उसी स्थिति में पहले चला जाए जिस स्थिति में वो तब था जब साइकिल नहीं चोरी हुई थी। तो वो जो चीज उससे चली गई, उससे ले ली गई, वो वापस हो गई। कि कोई चीज आपके पास है वो आपसे अलग हो जाए, जो उसका राइटफुल ओनर है।
ये प्री कंडीशन मानी जाती है कि कोई हार्म हुआ है जिसका रेस्टिट्यूशन होगा। अब आते हैं रेपरेशन पे। रेपरेशन कैन हैपन ओनली आफ्टर एनी लॉस और डैमेज हैज अकर्ड फ्रॉम अ रॉन्ग डूइंग। मतलब कोई गलत काम अगर हुआ है, गलत काम होने की एवज में ही आप रेपरेशन के बारे में सोच सकते हैं या मांग सकते हैं। रेपरेशन इज अ राइट और अ क्लस्टर ऑफ राइट्स, while restitution is not always a right। तो रेस्टिट्यूशन जरूरी नहीं है कि राइट हो, क्योंकि आप देखते हैं कि ट्राइबल एरियाज में सरकार ट्राइबल से जमीन छीन लेती है और बोलती है तो आपको करना ही पड़ेगा, ये तो सरकारी है और आपको हम तो मुआवजा दे रहे हैं, नई जगह पे विस्थापित लोगों को स्थापित कर रहे हैं। तो वो राइट नहीं हुआ क्योंकि वो लीगली टेनेबल नहीं है, बिकॉज द स्टेट इज डूइंग इट। ऐसी कई चीजें हैं जिसमें वो रॉन्ग डूइंग नहीं माना जाता है और आपका राइट नहीं बनता। लेकिन रेपरेशन तब इवोक होता है, उसका आइडिया तब अमल में आता है या उसको हम इवोक कर सकते हैं जब कोई रॉन्ग डूइंग या गलत चीज हुई हो। जैसे कि पिछले एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि इन द अबव एग्जाम्पल, इफ A returns B's bike and also apologizes for the wrongdoing, then one can say reparation has happened, as B now feels that not only has the bike been returned, that is restitution, but apology also satisfies her for the emotional distress, and now she feels satisfied. In the above example, if the stolen bike is lost or destroyed and A apologizes for it and B feels satisfied with it, then reparation has happened without restitution. Restitution, therefore, is not a necessary condition for reparation. So, पिछले एग्जाम्पल में मान लीजिए लड़के ए की बाइक चोरी हो जाती है या लड़की की बाइक चोरी हो जाती है और जो चोरी करता है वो ये बाइक खो देता है, लेकिन वो वापस आता है और माफी मांगता है, अपोलोजाइज करता है बहुत ज्यादा। तो ए को लगता है कि चलिए कोई बात नहीं, सब ठीक है, मुझे बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन उसको बाइक वापस नहीं मिली। सो रेस्टिट्यूशन नहीं हुआ, बट उसको रेपरेशन मिल गया, एक तरह से उसको एक सेटिस्फैक्शन मिल गया कि चलिए कोई बात नहीं। सो ये फर्क है रेपरेशन में और रेस्टिट्यूशन में। कॉम्पनसेशन। Compensation, on the other hand, while sounding similar to both reparation and restitution in meaning, in some sense, is in a sense different from both. It implies merely covering up of any loss, harm, or damage that was caused by either a wrongdoing or not. Something fully compensates a person for a loss if and only if it makes him or her no worse off than he or she otherwise have been. It compensates X for a person Y's action A if X is no worse off receiving it, if Y did not, Y had not done A. इसका मतलब ये है कि आपको कंपनसेट तब किया जाता है जब कोई इंसान है, उसके साथ कोई लॉस या डैमेज हुआ है और उसकी भरपाई हुई है, तो आप को वापस उसी पोजीशन में ले गए हैं। आपके साथ कोई अपॉलॉजी नहीं है, कुछ नहीं है, और जरूरी नहीं कि रेस्टिट्यूशन हुआ आपको वापस वही चीज मिली हो, नहीं, आपको उसके एवज में कुछ मिला हो, पैसा मिला हो, या जैसे ट्राइबल्स को विस्थापित किया जाता है जंगलों से और फिर उनको एक कंक्रीट का घर दे दिया जाता है जहाँ खेती बाड़ी नहीं हो सकती क्योंकि जंगल नहीं है, लेकिन वो माना जाता है कि कॉम्पनसेट हो गया, कैश दे दिया। अभी हमारे देश में लोगों को गटर में जाके साफ करने के लिए मजबूर किया जाता है, और जब वो मर जाते हैं तो उनकी फैमिलीज को 2 लाख रुपए दे दिया जाता है कि भाई ये कॉम्पनसेशन है। आप उसमें ना रेस्टिट्यूट कर पाए ना रेपरेट कर पाए, आप वापस उस इंसान को नहीं ला सकते हैं और ना ही आपने अपॉलॉजी मांगी, तो ना ही रेपरेशन हुआ ना रेस्टिट्यूशन हुआ, बट आपको लगा कि कॉम्पनसेशन हो गया क्योंकि आपने उस ह्यूमन लॉस को, उस ह्यूमिलिएशन को, उस डेग्रेडेशन को पैसे से आका तोला और वो वापस कर दिया। तो ये कॉम्पनसेशन इस तरह से हम देख सकते हैं। तो ये तीनों चीजें अलग अलग हैं, रेपरेशन, रेस्टिट्यूशन और कॉम्पनसेशन। अब ये आइडिया ऑफ रेपरेशन कहाँ से आया? तो इसमें कई
लेखक हैं, बट इसमें सबसे पुराने जो फिलोसोफर हैं जो जिनको क्रेडिट किया जाता है इसके बारे में सोचने के लिए, वो है जॉन लॉक। जॉन लॉक एक ब्रिटिश व्यक्ति थे, मेरे ख्याल से 18वीं शताब्दी में, और वो मिडिल क्लास फैमिली से आते थे, बड़ी फैमिली से, बट बहुत होशियार होने की वजह से वो मेडिसिन पढ़ने गए और वो डॉक्टर बने, और एक रिच आदमी का इलाज करते हुए वो उनके दोस्त बने, और वो आदमी उनको अपने साथ लंदन ले गया और लंदन की एरिस्टोक्रेसी में उनको मिलाया और बिठाया। वहाँ पे लॉक ने एंगेज किया फिलोसोफर्स के साथ, थिंकर्स के साथ, और वो फिर फिलोसफी में आए। तो लॉक कैन बी credited with being one of the first to propose a cogent argument for reparation. His propositions have formed the basis for many subsequent arguments put forth for black reparations. तो क्या है आर्गुमेंट लॉक की? He believed that people have natural rights that they derive directly from natural laws. These rights are equal for all and that people are naturally disposed to live in peace and harmony. तो इनका मानना था कि सब इंसान बराबर हैं और नेचर उन्हें एक नेचुरल राइट्स देता है कि सब कोई अधिकार है। ये नेचर, ये एक तरह से नेचुरल डार्विनियन आप एक कह सकते हैं कि अगर इवोल्यूशन है नेचर में, और नेचर एक चीज है जो कि जिसकी वजह से हम आज हैं, उसी की वजह से हर इंसान बराबर है, उनमें कोई फर्क नहीं है और सबको एक नेचुरल राइट है। और ये नेचुरल राइट क्या है कि सब लोग फाइनली इन द फाइनल एनालिसिस आराम से रहें, रिलैक्स रहें, शांति से रहें। और एक बड़ा फनी भी है लेकिन इंटरेस्टिंग पिक्चर है, जब आप लॉक के बारे में ऑनलाइन जाके देखते हैं, एक बहुत अच्छा वीडियो है लॉक पे, तो वो दिखाता है कि एक इंसान बैठा हुआ है चेयर पे, उसके हाथ में किताब है, उसके साथ में एक चाय का कप है और वो रिलैक्स कर रहा है। तो ये एक स्टेट ऑफ माइंड है, एक स्टेट ऑफ बीइंग है जो अकॉर्डिंग टू लॉक सब इंसानों को इक्वली एक्सेसिबल, अवेलेबल और केपेबल होनी चाहिए। ये उनका मानना था, पीस एंड हार्मनी। ज़्यादा आप मेहनत भी नहीं कर रहे हैं और कम मेहनत भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन फाइनली दिन के आखिरी में आप रिलैक्स कर सकें, और ये राइट सबका होना चाहिए। एंड दिस आइडिया इज अपोजिट और इन कॉन्ट्रवेंशन टू द आइडिया ऑफ स्टेट ऑफ नेचर, जो कि हॉब्स का आइडिया है। हॉब्स भी एक फिलोसोफर रहे हैं जो कहते थे कि people are naturally disposed to be in a state of competition, conflict and chaos. कि आप अगर इंसान को छोड़ दें अपने हाल पे तो वो आपस में लड़ेंगे और कॉम्पीट करेंगे और हर तरफ तबाही और केओस होगा। ये हॉब्स का मानना था। तो वो कहते थे कि इंस्टीट्यूशन जरूरी है, लॉ जरूरी है, स्ट्रक्चर जरूरी है। दैट इज हॉब्सियन आइडिया ऑफ स्टेट ऑफ नेचर। जैसे कि इसको कॉमन प्रॉपर्टी राइट्स में हॉब्स को याद किया जाता है कि एक तालाब है और तालाब को आप रेगुलेट ना करें तो सब लोग उसमें से मछलियां निकालेंगे और फिर इतनी ज़रूरत से ज़्यादा मछली निकालेंगे और उसमें फिर मछलियां नहीं रहेंगी। या फॉरेस्ट है, अगर उस पर आप खुला छोड़ दें तो सब आके फॉरेस्ट को काट के ले जाएंगे और उसमें कुछ नहीं बचेगा, सबका नुकसान होगा। लेकिन लोग अगर रेगुलेट ना किए जाए, लॉज ना लगाए जाए तो ये होता है। सो ये दोनों डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं। लॉक का अपना है, हॉब्स का अपना है। सो मोस्ट आर्ग्यूमेंट्स फॉर रेपरेशंस इंक्लूडिंग ब्लैक रेपरेशंस हॉब्स पे अपने आप को आधारित करते हैं। हॉब्स आगे कहते हैं, to discourage the defiance of these natural rights of people, he proposed punishment. Punishment must be administered with so much severity as will suffice to make it an ill bargain to the offender, give him cause to repent, and terrify others from doing the like. कि अगर ये नेचुरल राइट्स लोगों के कोई इनको क्षति पहुंचाए, इनको ना माने, तो पनिशमेंट जरूरी है और सिवियर होनी चाहिए पनिशमेंट, जिससे कि लोगों लोगों के मन में डर पैदा हो, लोगों को भय लगे कि नहीं भाई, इनके राइट्स को हम नहीं वो कर सकते अब्यूज,
नहीं तो इसकी बहुत सिवियर पनिशमेंट है। ये लॉक ने 1689 में लिखा था। To restore the harm that crime commonly causes some people or other, Locke proposed reparations. उन्होंने कहा कि अगर कोई क्राइम हुआ है, कोई गलती हुई है, उससे लोगों की क्षति होती है, कुछ लोगों की या किसी और लोगों की हार्म कॉज होता है, उस हार्म को कॉम्पनसेट करने के लिए या उसका निजात करने के लिए लॉक ने रेपरेशंस का प्रपोजिशन रखा। He states reparations must give the satisfaction due to any private man for the damage he has received. For him, the right to reparation emerges from the right to self-preservation. उनका मानना था कि हर इंसान का हक है कि वो अपने आप को प्रिजर्व करे, अपने आप को सेफ रखे, सरवाइव करे, एक अच्छा जीवन जिए, और अगर वो जीवन वो ना जी सके क्योंकि कोई और उसको क्षति हार्म पहुंचाता है, तो उसका हक है रेपरेशंस का, कि वो हार्म से पहले की मानसिकता पे वापस आए, उसको ये सेटिस्फैक्शन हो कि जो मेरे साथ हार्म हुआ था उसके एवज में मेरे साथ रेपरेशंस इस तरह से हुए हैं कि अब मुझे लगता है कि मेरे को उससे जो इल विल है, डिससेटिस्फैक्शन है, हर्ट है, डैमेज है, एक मानसिक पीड़ा है, वो अब चली गई है, क्योंकि वो रेपरेशन उस डिग्री का, लेवल का और क्वालिटी का था। ये लॉक का मानना था। These rights could be demanded only against the goods and services of the offender. इसका मतलब जिस व्यक्ति ने वो ऑफेंस किया है, क्राइम किया है, क्षति पहुंचाई है, उसी व्यक्ति की जो प्रॉपर्टी है, वो जो सर्विस दे सकता है, ये रेपरेशन वही व्यक्ति के गुड्स, प्रॉपर्टी और सर्विसेज और स्किल से लेना चाहिए। This implies that the victim of wrongdoing has rights to reparation only from the wrongdoer. जिसने गलती की है उसी से, जिसने गलती सही है उसी से उसका राइट है रेपरेशन, रेस्टिट्यूशन या कंपनसेशन लेने का, और किसी से नहीं। तो इसका कॉरोलरी ये है कि भाई जिसने गलती की है उसका ही हक बनता है कि उस गलती का निदान करे, उसके लिए पे करे। This, however, does not imply that the recipient must be made to be the immediate victim of the wrongdoer. He was of the opinion that crime usually harms some or other people. इसका क्या मतलब है कि अगर किसी इंसान के साथ गलती हुई है तो जरूरी नहीं है कि उसी इंसान को उसका भुगतान हो सकता है किसी और को भी हो, जिसका एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे। तो यही रेपरेशन का रीजन है कि अगर स्लेव ट्रेड अमेरिका में था और आज के जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं उनके दादा के परदादा और परदादा, मतलब 6 जनरेशन स्लेव्स थे, तो जरूरी नहीं है कि अब वो नहीं रहे और गलती हुई उनके साथ एक ग्रेव इनजस्टिस हुआ, और अगर वो नहीं रहे तो अब हम किसको रेपरेशन दें या किसको करें, ये जरूरी नहीं है, ये और लोगों को भी दिया जा सकता है उनके एवज में। ये लॉक का मानना था 1689 में। और ये कौन लोग हैं हम एक आगे एग्जाम्पल से देखेंगे। For example, if a girl's parents are murdered, she has a claim to reparation for the harm and the ensuing hardship of life that this act causes her. Even when a harm does not lead to material loss for the victim, it causes damages to the victim's self-respect and moral standing, and she deserves on part of the wrongdoer an admission of the harm done, an apology, and if all of these require the wrongdoer to be punished, then repentance and reparation for the victim may also include punishment. तो अगर हमारे प्रियजनों के साथ कुछ गलती होती है, इस एग्जाम्पल में एक लड़की के अगर माता पिता का मर्डर हो गया है, तो शी डिजर्व्स कॉम्पनसेशन, इवन 2nd 3rd जनरेशन को भी मिल सकता है, चाहे वो अपॉलॉजी हो, चाहे उसमें पनिशमेंट की जरूरत हो, चाहे एक कंपनसेशन हो, चाहे वो मॉनेटरी हो या कुछ और। तो जरूरी नहीं है कि जिसके साथ गलती हुई हो उसी को मिले, उससे रिलेटेड लोग जो उसकी वजह से भी क्षतिग्रस्त हैं, उनको एक ट्रॉमा है, उस लड़की की जिंदगी अब वैसी नहीं रही क्योंकि उसके माँ बाप नहीं है उसका ख्याल रखने के लिए, उसकी हार्डशिप्स बढ़ गई, वो वनरेबल है, उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन होगा, तो वो उसकी लाइफ जो खराब हुई है
क्योंकि उसके माँ बाप या किसी और के साथ, उसकी कम्युनिटी में, कम्युनिटी के साथ या किसी रिश्तेदार के साथ या किसी प्रियजन के साथ कुछ गलत हुआ, तो शी ऑल्सो इज, शी, ही और अदर्स in the community, in the family are also equally have equal rights for reparations. He, however, makes a distinction between the right to reparation and the right to punish. The latter he gave to the state. Even when the wrongdoer does not gain materially from the act of harm, reparations are due to the victim for her mental, personal, and psychological satisfaction. In the event that wrong does get enriched, then reparation may include restitution and compensation. इसका मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि आपको रेपरेशन का राइट है, लेकिन पनिश करने का राइट नहीं है. पनिश का राइट वो स्टेट को देते हैं, वो गवर्नमेंट को देते हैं कि पनिश स्टेट करेगा, लेकिन आपको रेपरेशंस का राइट होगा. मान लीजिए वो रॉन्ग डूइंग जो हुई है आपके साथ, वो ऐसी है कि जो रॉन्ग डूअर है उसको कोई उससे मटीरियल गेन नहीं है, कि आपसे जमीन छीन ली, आपकी तनख्वाह नहीं दी, आपके साथ फ्रॉड करके पैसे ले लिए, तो उसको कोई मटेरियल गेन नहीं. उसने आपको गाली दी, उसने आपको ह्यूमिलेट किया, उसने आपको मेंटली ट्रॉमेटाइज किया. इवन इन दैट सिचुएशन रेपरेशंस मिलने चाहिए विक्टिम को उसके मेंटल, पर्सनल एंड साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए. ये उनका कहना था. और अगर उसके साथ साथ फिजिकल मटेरियल हार्म भी है कि लैंड ले लिया, पैसे उठा लिए, घर जला दिया, आपकी एसेट्स चोरी कर ली, तो वो उसके साथ फिर रेस्टिट्यूशन और कॉम्पनसेशन भी इंक्लूड हो सकता है. तो इस तरह से लॉक ने काफी अच्छे से इसके बारे में सोच के बहुत ही पहले इसके बारे में लिखा हुआ था. अब लॉक की तरह और भी आर्ग्यूमेंट्स हैं. अब इन सारे हिस्टोरिकल आर्ग्यूमेंट, ये तो मैंने आपको फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट दिया. अब आज की डेट में देयर आर 3 मेन आर्ग्यूमेंट्स व्हिच आर मेड बाय पीपल फॉर रेपरेशंस. और ये काफी तरह से आते हैं. ये लॉक से भी आते हैं, थ्योरी ऑफ जस्टिस से भी आते हैं, ये यूएन चार्टर से भी आते हैं, ये और जगह से लेके फाइनली आज की डेट में जो आर्ग्यूमेंट्स बनाए जाते हैं रेपरेशंस के लिए, देयर आर 3. आई एम गोइंग टू क्विकली डिस्कस देम in the next 7-8 minutes and we can keep the last 10 minutes for question answer. तो पहला आर्ग्यूमेंट को बोलते हैं the harm argument. The harm argument relies on the idea that the transgressions of slavery, just like caste untouchability and caste enslavement, initiated an unbroken chain of harms linked as cause and effect that began with slaves, or in our case ex-untouchables and ex-caste slaves, and continues amongst the US blacks or the Indian Dalits to the present day. Therefore, since the transgressions of slavery, untouchability, enslavement harm present day blacks or Dalits, they have right to reparation against those who committed those transgressions. ये एक फिलोसोफर है आज की डेट में, इनका नाम बॉक्सिल है. इन्होंने काफी काम किया हुआ है इस पे. एक इंसाइक्लोपीडिया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जिसमें रेपरेशंस पे बहुत अच्छा एक पूरा सेक्शन है जिसमें इन्होंने काफी कंट्रीब्यूट किया. ये मैंने वहां से लिया है. तो उनका कहना है द हार्म आर्ग्यूमेंट ये है कि जो भी ट्रांसग्रेशंस या हार्म हुए हैं, चाहे वो पहले क्यों ना हुआ हो, उन्होंने क्या शुरू किया, एक अनब्रोकन चेन ऑफ हार्म्स लिंक्ड एज कॉज एंड इफेक्ट, कि उस हार्म से वो उसका एक इफेक्ट है जो अगली जनरेशन पे होता है. वो पढ़ नहीं पाते हैं, उनके पास एसेट नहीं होता है, चाहे वो स्लेवरी से निकल आए, बट अगली जनरेशन के पास कुछ नहीं है. अब उनको मेहनत करनी है, उस वजह से उनकी नेक्स्ट जनरेशन सफर करेंगी और नेक्स्ट जनरेशन सफर करेंगी. तो एक चेन ऑफ लिंक्ड कॉजालिटी है जो हिस्टोरिक टाइम्स से कंटिन्यू करते हुए प्रेजेंट तक आती है. और यही अप्लाई करेगा एक्स अनटचेबल्स को और एक्स कास्ट इंस्लेव्ड को, जो कास्ट स्लेवरी के शिकार थे. कि हजारों सालों से जो आपका एक नॉर्म है जिसके तहत आपके साथ अत्याचार या जो भी हो रहा है, उसका कॉन्सिक्वेंस अगर वो खत्म भी हो जाता है, आप उसको बैन भी कर देते हैं लॉ से, लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस सफर किए पूर्वजों ने, चाहे वो लैक ऑफ एजुकेशन हो, चाहे लैंडलेसनेस हो, लैक ऑफ असेट्स हो, वेल्थ हो, कल्चरल कैपिटल हो, सोशल कैपिटल हो, ह्यूमन राइट्स हो, सिविल राइट्स हो, पॉलिटिकल राइट्स हो, सोशल राइट्स हो, वो एक ही पीढ़ी में थोड़ी आपको मिल जाएंगे.
और मिल भी नहीं रहे, वो पास ऑन होंगे जनरेशन टू जनरेशन, which is what is called the link of cause and effect. और वो आज के ब्लैक्स और आज के दलितों में हम पा सकते हैं, देख सकते हैं. While this argument is made to justify reparations for present day black descendants of slavery, it applies to descendants of caste enslaved and near slave caste ex untouchables in equal measure, or to any other present day group who in the past or whose ancestor faced similar harm. तो ये आर्ग्यूमेंट हम बहुत ग्रुप्स और के लिए भी यूज कर सकते हैं, नॉट जस्ट African American but ex untouchables, ex caste enslaved, even women and other groups as well. Now the second argument जो usually किया जाता है वो है the inheritance argument. The inheritance argument for blacks or Dalits reparation states that the freed people had rights to reparation for the injustices that they held these rights against the slave holders or owners, and also against the state and federal governments for failing in their duties to protect them from slaveholders. That these rights were never honored, and finally that they passed on the rights of inheritance to present-day US blacks or Dalits, who are their descendants and heirs of slaves. ये कोलेट हैं जो लिखते हैं, और ये आर्ग्यूमेंट ब्लैक्स और दलित्स के लिए अप्लाई करता है. इनका कहना है कि जो स्लेवरी से लोग फ्री हुए, जो लोग अनटचेबिलिटी से फ्री हुए, जो लोग कास्ट इंस्लेवमेंट से फ्री हुए, जब वो फ्री हुए उनको एक्चुअली रेपरेशंस का राइट तभी था कि वो उनके एंसेस्टर्स के एंसेस्टर जो सदियों से स्लेव की तरह रह रहे थे, जब उनको फ्री किया गया, they already had rights to reparation, कि भाई अब तक जो उनके साथ नाइंसाफियां हुई हैं उनके लिए तो आप पहले उन्हें कॉम्पनसेट करिए, उनको पहले उसके लिए रेपरेट करिए, रेस्टिट्यूट करिए, कॉम्पनसेट करिए. ये राइट अगर उनको नहीं मिला है तो दैट राइट इज पास्ड ऑन टू देयर डिसेंडेंट्स. उनके बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों को भी वही राइट है. अगर मान लीजिए मेरी साइकिल चोरी हो जाती है या मेरे दादाजी की साइकिल चोरी हो जाती है, एक आदमी चोरी करता है और मेरे दादाजी गुजर जाते हैं, और मेरे पिताजी हैं और मैं हूं, और हम देख रहे हैं कि वो आदमी साइकिल लेके घूम रहा है, तो I have the right to that cycle being returned to me. No matter it was my grandfather's cycle which was stolen, but that right still exists, that I'm as a descendant, that cycle must be returned to me. And this applies in the case of reparations. For example, in the year 1843, the British in India legally abolished caste enslavement under the Anglo-Indian law. Till then, caste-based enslavement was a historic practice, largely as agrestic slavery, but not confined to it, and had continued unabated till then. Once the law was passed to abolish caste-based enslavement, the freed caste enslaved had the right to reparation for the denial of human, civil, social, economic, and other rights. तो आप देखिए कि ब्रिटिश 1740s में ही आए इंडिया, और 1843 तक हिंदू कास्ट स्लेवरी चल रही थी. ब्रिटिशर्स ने कुछ नहीं किया उसको वो करने के लिए, और फाइनली 1843 में उन्होंने एक लॉ लाया कि आज से कास्ट स्लेवरी बैन होगी, जबकि ब्रिटेन में ये 10 साल पहले बैन कर दी थी उन्होंने अफ्रीकन स्लेवरी, और इंडिया में 10 साल बाद की, क्योंकि इंडिया उनकी कॉलोनी थी, यहाँ से उनको सबसे ज्यादा रियायत जाती थी. इट वाज द ज्यूल इन द क्राउन. अगर वो स्लेव्स ही हटा देते तो जो एग्रीकल्चर से उनको रेवेन्यू आता था, फ्रॉम इंडिगो ग्रोइंग, फ्रॉम ओपियम ग्रोइंग, फ्रॉम कॉटन, वो सारा स्लेव करते थे, एग्रेस्टिक स्लेव्स जो कि कास्ट स्लेव्स थे इंडिया में. तो उन्होंने 10 साल डिले किया, पहली बात. और जब फाइनली कास्ट स्लेवरी को उन्होंने एबॉलिश किया 1843 में, उन्होंने रेपरेशंस या रेस्टिट्यूशन या कॉम्पनसेशन की घोषणा नहीं की किसी भी तौर से. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट और उसके बाद आने वाले सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट्स, उन्होंने कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं की कि भाई आपके साथ जो ज्यादतियां हो रही थी इस समय तक,
उसका आपको कंपनसेशन मिलना चाहिए, नहीं तो आप अपनी अगली जिंदगी कैसे बिताएंगे, किसके ऊपर बेस करेंगे। जैसे कि जब अब्राहम लिंकन ने ब्लैक अफ्रीकन स्लेवरी को अबॉलिश किया, उन्होंने ये भी कहा कि हर 4 व्यक्ति के परिवार को 40 एकर्स एंड अ म्यूल मिलना चाहिए, 40 एकड़ जमीन और एक म्यूल इज अ आई थिंक अ हाइब्रिड ऑफ अ डोंकी एंड अ हॉर्स, वेरी स्टर्डी एनिमल, कि वो अपनी खेती बाड़ी करें, अपना संगोपन करें, अपने बच्चों का पेट पालें और उन्हें पढ़ाएं लिखाएं। लेकिन वो पेपर पे रहा और कई जगह पे, कई स्टेट्स में वो मिला भी अफ्रीकन अमेरिकन को, लेकिन जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट आए जिनका मैं नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने वो लैंड और वो वापस ले लिया और वो कभी पॉलिसी इन इफेक्ट लागू ही नहीं हुई। बट उसका सोच थी, उसका आइडिया सही था कि अगर स्लेवरी से कोई कम्युनिटी बाहर आ रही है तो उनको शुरू करने के लिए अपनी जिंदगी उनको कुछ चाहिए, जमीन चाहिए, जायदाद चाहिए, एजुकेशन चाहिए, जो कि हमारे केस में इंडिया में जब स्लेवरी ब्रिटिशर्स ने बैन की, ना ब्रिटिशर्स ने उसके बारे में कंपनसेशन के बारे में बात दिया, ना ही उसके बाद जो इंडियन गवर्नमेंट्स आई उन्होंने दिया। इसके अलावा जो 10 साल के लिए ब्रिटिशर्स ने यहाँ स्लेवरी को कंटिन्यू रखा, जबकि इंग्लैंड में उन्होंने बैन कर दी थी, उसका भी उनको भरपाई और रेपरेशंस हमें दे ओ इट टू द कास्ट इंस्लेव्ड। 10 साल की जो उन्होंने एक्स्ट्रा स्लेवरी कराई इंडियन कास्ट स्लेव से, ये हम उनसे मांगेंगे। The British Crown owes reparation to the Dalits of India for delaying the enactment of the anti-caste enslavement law for 10 years after it abolished slavery back home, but allowing slavery of this form to continue for this time period in India. Even after enactment of anti-slavery laws in India, they failed to announce any form of reparative measures for caste enslaved, for the instance of the kind that were for freed blacks in US. ये जो मैंने अभी कहा. In the absence of any such reparative proclamations, which would have made the enslavers liable to make the reparative transfers of payment, the caste enslaved, despite being legally now termed as free on paper, had no means whatsoever for an alternative source of livelihood. As a consequence, they had no option but to continue to work for their masters, but now as attached, bonded, or indentured labor, which was no different from their earlier in all practical sense. तो वो पेपर पे तो फ्री हो गए, लेकिन बिकॉज उनको कुछ भी रियायत नहीं हुई, उनको कोई भी सरकारी हेल्प नहीं मिली, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि वो अपने लैंडलॉर्ड्स, अपने ओनर्स, उनके साथ ही लगे रहें, उसी जमीन पे वैसे ही काम करते रहें, इनफैक्ट इवन वर्स, बिकॉज पहले स्लेवरी और स्लेव ओनर में एक ओल्ड लॉज या एक ओल्ड अंडरस्टैंडिंग रहती होगी, अब वो इलीगल होने की वजह से जो स्लेव्स है वो कहाँ जाएं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और मास्टर्स भी उनको स्लेव नहीं रख सकते, तो द टर्म्स ऑफ रेफरेंस बिटवीन द मास्टर एंड द एक्स स्लेव्स हैव चेंज्ड, दे कैन बी मोर एक्सप्लॉयटेटिव नाउ। सो वो लोग जुड़े रहे उनके साथ एज बॉन्डेड लेबर्स, जो आप इंडिपेंडेंस के टाइम आप देखते हैं कि बॉन्डेड लेबर आज भी दिखते हैं आपको, इंडेंचर्ड लेबर कहा जाता है या अटैच्ड लेबर कहा जाता है, तो ये सब एक्स अनटचेबल स्लेव्स थे। लास्ट आर्ग्यूमेंट है और इसके साथ मैं खत्म करूंगा, I think we'll have 5 minutes more to. It's called a spiritual renewal argument. The spiritual renewal argument says that while compensation and restitution are essential and the starting points in the process of healing and reconciliation, true reparations would demand in addition that there is also an acceptance of historic crimes and injustices, and that these has led to a causal chain of event that carried forward and affected and continues to the lives of descendants of victims of untouchability and caste enslavement. कि अगर आपको समाज को हील करना है, उनको एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव पैदा करना है, इस मानसिकता को, द्वेष की, हेट्रेड की जो पुरानी चली आ रही है, इसको बदलना है, तो पहले तो आपको मानना पड़ेगा कि कुछ गलत हुआ था। आज हम देखते हैं कि लोग मानते ही नहीं है। आप अभी लोग कहते हैं कि अनटचेबिलिटी नहीं, खत्म हो गई है, ये पुराने जमाने में होता था, रूरल एरियाज में होता है वगैरह वगैरह, वो मानने कोई तैयार नहीं।
तो पहले तो ये समाज को मानना पड़ेगा, मानना जरूरी है कि हाँ, एक हिस्ट्री है क्राइम्स की, इनजस्टिस की, गलती हुई है, हमें मानना चाहिए। अब हमें सोचना है आगे कैसे बढ़े, इसके बारे में क्या करें, तो ये बहुत जरूरी है। इसमें एक अफ्रीकन अमेरिकन पब्लिशर राइटर है जिनका नाम है तानाहासी कोट्स। वो कहते हैं कि what I'm talking about is more than recompense for past injustices, more than a handout, a payoff, hush money, or a reluctant bribe. What I'm talking about is a national reckoning that would lead to spiritual renewal. Reparations would mean a revolution of the American consciousness, a reconciling of our self-image as the great democratizer with the facts of our history. वो कह रहे हैं कि सिर्फ पैसा देना, कॉम्पनसेशन देना वो जरूरी है, इट इज मस्ट, इट इज अ नेसेसरी कंडीशन, बट इट इज नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन। इसका मतलब है कि सिर्फ इससे समाज नहीं बदलेगा, इससे समाज के अंदर के जख्म, उसके ट्रॉमास, उसके दर्द हील नहीं होंगे। अगर आपको एक नई कॉन्शियसनेस, एक नया परिवेश, एक नई मानसिकता, एक नया समाज क्रिएट करना है, तो हमें मानना पड़ेगा हिस्ट्री के फैक्ट्स को कि ये हुआ था, और एक नई सोच, एक नया कॉन्शियसनेस अपने अंदर झांक के, अपनी गलतियों को, अपने आप को फेस करके, दूसरों से माफी मांग के, उनके गले लग के एक स्पिरिचुअल रिन्यूअल करना पड़ेगा। ये वो कहते हैं, जो कि बहुत लोग और भी कहते हैं। कई लोगों का मानना है कि पैसा नहीं लेना चाहिए, ये ब्लड मनी है, सिर्फ स्पिरिचुअल होना चाहिए। लेकिन आजकल जो लेटेस्ट आर्ग्यूमेंट्स हैं, जिसमें विलियम डैरिटी और उनकी वाइफ कर्स्टन मुलर सबसे आगे हैं, उनकी किताब निकली है फ्रॉम हियर टू इक्वालिटी, बहुत ही अच्छी किताब है। वो कहते हैं कि ये ज़रूरी है स्पिरिचुअल रिन्यूअल, बट कॉम्पनसेशन के बिना नहीं। जब तक आप कॉम्पनसेट, रेपुटेट नहीं करेंगे, आप बात करना ही शुरू नहीं कर सकते, और उसके बाद स्पिरिचुअल रिन्यूअल भी ज़रूरी है। तो मैं यहीं रुकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया पेशेंटली सुनने के लिए, और अगर कोई आपके सवाल है कुछ, तो आई वुड लव टू टेक देम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। क्षतिपूर्ति या नुकसान भरपाई की संकल्पना काफी विस्तार से आपने हमारे साथ प्रस्तुत की। वैसे तो दलितों के प्रश्नों को लेकर इस प्लेटफॉर्म पर बहुत से विषयों को लेकर चर्चा हो चुकी है, लेकिन यह एक अनोखा विषय, कुछ तो प्रतिक्रिया भी ऐसी आई है कि पहली बार ये वर्ड सुना है, और इसके साथ पीढ़ी दर पीढ़ियाँ हम रिपेरेशन के लिए हम दावा कर सकते हैं। इस तरह से आपने इस विषय को एक अलग एक विस्तार पूर्वक हमारे साथ प्रस्तुत किया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए देखते हैं हमारे दर्शक को के मन में इस विषय को लेकर क्या संदेह है। मैं दर्शकों से विनंती करूंगी कि आप अपने सवाल पूछ सकते हो, लेकिन एक बात आप सभी ने ध्यान में रखना है कि एक को एक ही सवाल पूछने की अनुमति मिलेगी, और सवाल वेल कनेक्टेड हो। मतलब जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार हो, उसी की तरफ सवाल पूछे। कोई आया है? कमेंट्स तो आई है सर बहुत। शुभांगी खंडारे कहती है, थैंक यू सर फॉर सच अ ग्रेट इंफॉर्मेशन गिवन टू अस। दीपक खांडेकर सर कह रहे हैं, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड, रेपरेशन इज अ न्यू वर्ड एंड कंसेप्ट आई हियर फर्स्ट टाइम। डॉक्टर त्रिलोक हजारे सर कह रहे हैं, very nicely explained, justified with topic very well, with many references in a very easy way, put up your views. Thank you, sir. Good analysis from नवनाथ सोनोने। आपके कोई सवाल है तो प्लीज आप हाथ ऊपर कर सकते हैं। यहाँ पे पार्टिसिपेंट प्लीज रेज योर हैंड।
आई थिंक यहाँ चैट में एक सवाल है अग्रवाल साहब का कि कब शुरू होगा? Yes. कि क्या कहाँ गया, क्रिश्चियंस Blessings. और मुस्लिम्स में भी क्या अनटचेबिलिटी एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है? तो जी बिल्कुल होता है। उनके रिलीजियस पैंथियन का पार्ट नहीं है टू सी ह्यूमंस एज अनइक्वल, जो ओरिजिनल टेक्स्ट कह सकते हैं, या इस्लाम में जो या क्रिश्चियनिटी में जो इथॉस है, उसमें ह्यूमंस की इनइक्वालिटी नहीं मानी जाती है जैसे हिंदुइज्म में मानी जाती है। लेकिन इंडिया में क्या हुआ है कि जो क्रिश्चियंस हैं और मुस्लिम हैं वो कन्वर्ट्स हैं, और कन्वर्ट्स जो हैं वो हर कम्युनिटी से हुए हैं। वो ब्राह्मण्स भी हैं, जो सीरियन क्रिश्चियंस आप केरला में देखते हैं वो अपर कास्ट ब्राह्मण्स हैं। अगर आप सनल मोहन की किताब पढ़ें जो कि पूरी बेस्ड है क्रिश्चियन मिशनरीज के डॉक्यूमेंटेशन पे इन साउथ ऑफ इंडिया, वो जब ब्रिटिशर्स के साथ क्रिश्चियन मिशनरीज आए, दे वर द फर्स्ट वन टू नोटिस अनटचेबिलिटी एंड 9:30 बजे के करीब आ जाना, untouchables and behavior, and they wrote about it. तो अनटचेबल्स पहले थे कन्वर्ट होने का, अनटचेबल्स को कन्वर्ट करने की उन्होंने कोशिश की। तो जब चर्च में अपर कास्ट बैठते थे जो क्रिश्चियन बने और लोअर कास्ट आने लगे, तो अपर कास्ट ने कहा ये हमारे साथ नहीं बैठ सकते चाहे हम दोनों क्रिश्चियन हैं, तो वो आगे बैठते थे और दलित क्रिश्चियन पीछे बैठते थे। तो ये तो है कि इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, जो भी रिलीजन आया नया न्यू रिलीजन है, और उसमें अर्स्टवाइल हिंदूज ने कन्वर्ट किया फ्रॉम द अपर कास्ट टू लोअर कास्ट। उनकी जो कास्ट आइडेंटिटी है वो काफी हद तक वो लेके गए, और उन्होंने इंट्रा कास्ट हायरार्की, एक्सक्लूजन, डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत हद तक आज भी पालते हैं। मुसलमानों में तो बहुत सारे कास्ट के अलावा है, शिया है, सुन्नी है, अशरफ है, अजलफ है, आपकी एंसेस्ट्री आप ईरान से, सबको ईरान से ही ट्रेस कर रहा है कि हम ओरिजिनल आए थे वहां से, जबकि ज्यादातर तो कन्वर्ट यहाँ से हैं। तो खान्स जो है वो कुरैशी जो है, कुरैशी इज द वन हु कट्स द बुचर, खान्स कुरैशी को अपना शादी नहीं करेंगे। तो वो सारे चीजें हैं जो कि हिंदुइज्म के आइडियाज, हिंदुइज्म की इनइक्वालिटीज, हिंदुइज्म की इंट्रा ग्रुप इनइक्वालिटीज जो कि ट्रांसफर हुई हैं क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में, सिखिज्म में। डेफिनेटली वो छुपा के रखते हैं क्योंकि उनके रिलीजन में वो नहीं है, तो दे डोंट वांट टू शो इट, बट हिंदुइज्म्स होल्ड। हिस्टोरिकली हिंदुइज्म ने जो इक्वालिटी क्रिएट की है लोगों में, क्लास, कास्ट, वो इतनी इंट्रेंच्ड और डीप है फ्रॉम 2000-3000 ईयर्स कि कन्वर्जन के बाद भी वो नहीं जाती लोगों के दिमाग से, लोगों के बिहेवियर से, एंड प्रिविलेज से। एसोसिएटेड प्रिविलेज है, तो वो प्रिविलेज नहीं छूटता है। किसी ने हाथ खड़ा किया है शायद, किशोर खांडेकर सर का हाथ खड़ा है। अच्छा हाँ, खांडेकर सर, म्यूट, अनम्यूट। वीडियो ऑन करा सर प्लीज। आप बोला सर। आवाज येतो? अमित सर, अतिशय चांगलं, अतिशय छान झालं, अतिशय चांगला नवीन विचार तुम्ही मांडलात। मला एक म्हणायचं आहे की भारतीयांच्या म्हणजे दलितांनी भारतामध्ये जे भोगलं किमान 1000 वर्ष, 1000 वर्ष म्हटलं तर किमान नाही म्हटलं तरी 40 पिढ्या होतील। तर या 40 पिढ्यांचं जे शारीरिक दृष्ट्या शोषण करण्यात आलं, श्रमाचं शोषण करण्यात आलं,
नंतर त्यांचं मानसिक शोषण झालंय, बौद्धिक शोषण झालंय. हे तर फार प्रचंड मोठा आकडा होईल हा. हे जर त्यांना परत द्यायचं राहिलं तर असं मला वाटतं की आम्हा दलितांच्या वंचितांच्या घरात किमान 100-200 किलो सोनं जमा होईल असं माझा अंदाज आहे. इतकं प्रचंड राहील ते. आणि दुसरं सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे त्यांनी मानसिक दृष्ट्या जी आपली हे केली, खच्चीकरण केलं, जे तुमच्या जेनोम मध्ये नंतर झालं, म्हणजे तुमची मानसिक दृष्ट्या कसं, मला जोड्यात ठेवा, जोहार माय बाप, मला म्हणजे ज्या पद्धतीने ती लाचारी आली, त्यांच्यामध्ये ती भीती आली, तर ही तर खूपच मोठा लॉस आहे. हा तर प्रचंड मोठा लॉस आहे. हा फक्त त्यांचा स्वतःचाच नाही, समाजाचाही आहे. आणि हा देशाचाही लॉस आहे. प्रचंड मोठा देशाचा लॉस आहे. आणि यामुळेच होऊ शकतं हा जो आपला पराभवाचा इतिहास आहे, जो 1,500-2,500 हजार वर्षाचा, त्याच्या मागे हे पण एक फार मोठं कारण असेल. यावर तुम्ही जरा थोडे विचार मांडाल अशी माझी अपेक्षा आहे. थँक्यू किशोर साहेब. आपण माझी मोठा आहात. आपण मला सर नका म्हणूया, अमितच चालेल मला. नाही, आपण बिलकुल एकदम एकदम जे प्रश्न विचारले ते फारच पॉइंटेड आणि मुद्द्यावर एकदम जातात. जर आपण पाहतो जे आफ्रिकन अमेरिकन अर्थशास्त्री किंवा हे आहेत आणि त्यांनी जे एका अर्थाने जे कॅल्क्युलेशन केलंय की किती असावं हे क्वांटम ऑफ रेपरेशन, तर त्याच्यामध्ये बरेच फिगर्स येतात. $3 ट्रिलियन चे फिगर आलेले आहेत. आणि पहिल्यांदा मागितलेला रेपरेशन 16th सेंचुरीमध्ये आहे, फ्रॉम द चर्च अँड सिनेगॉग्स, व्हाईट पीपल्स चर्चेस अँड सिनेगॉग्स. न्यूयॉर्कमध्ये तो एक माणूस गेला, आफ्रिकन अमेरिकन, आणि तिथे त्यांनी तिथल्या मोठ्या चर्चमध्ये उभं राहून भाषण केलं आणि घोषणा केली आणि मागणी घातली की आम्हाला एवढं कॉम्पन्सेशन पाहिजे. त्याच्यानंतर बरेच लोकांनी प्रयत्न केला, कारण की असंभव आहे कॅल्क्युलेट करणं की मॉनिटरीली पण म्हटलं की तुम्ही स्लेव्ह लेबर यूज करतात, तुम्ही अनटचेबल लेबर यूज करतात, त्यांना फक्त एवढं देतात की ते जगतील, मरणार नाहीत. आणि त्यांचा जो हक्काचा पैसा आहे तो तुम्ही सगळा लुबाडतायत. आणि असे किती लोक होते, असे किती लोकांनी काम केलं, किती वर्ष काम केलं, आणि त्यांचं किती हक्क बनतो हे फारच कठीण आहे. कठीण म्हणजे इम्पॉसिबल आहे. तुम्ही एक बॉल पार्क फिगर देऊ शकतात, एक गेस्टिमेट देऊ शकतात, एस्टिमेट पण नाही करू शकत, गेस्टिमेटच करू शकतात. तर तो चांगलाच फिगर असणार आहे, तो खूप मोठा फिगर असणार आहे. आणि मिळालेलं आहे कॉम्पन्सेशन. 30,000 जॅपनीज अमेरिकन्स वर्ल्ड वॉर II मध्ये, जेव्हा जपानी अमेरिकावर अटॅक केला पर्ल हार्बरवर, तर अमेरिकानी संशय घेतला जॅपनीज लोकांवर, त्यांचे जे अमेरिकन जॅपनीज होते, अमेरिकामध्ये येऊन स्थायिक झालेले, नागरिकता मिळवलेले जॅपनीज, त्यांना सगळ्यांना पकडलं आणि एका जागेवर टाकलं की आम्हाला तुमच्यावर भरोसा नाही, तुम्ही जपान बरोबर जातील किंवा तुम्ही सडनली आर्म्स घेतील आणि आमच्या सोल्जर्स बरोबर लढणं सुरू करतील. तर ते चुकीचं होतं, कारण की ते अमेरिकन सिटिझन्स होते, त्यांच्याबरोबर असं नव्हतं करायला पाहिजे. त्यांना कॉम्पन्सेशन मिळालं, प्रत्येकाला $30,000 मिळाले. आणि असे बरेच केसेस आहेत अमेरिकामध्ये, जे वर्ल्ड वॉर II नंतर ज्यूज ज्यांना इतकं मिलियन्सला प्रॉसिक्यूट केलं, त्यांना पण कॉम्पन्सेशन जर्मनीनं द्यावं लागलं. तर असं नाहीये की कॉम्पन्सेशनचे आणि खूप कंट्रीज लॅटिन अमेरिकामध्ये, चिली, पेरू, म्हणजे बरेच डिक्टेटर्स होते तिथे. ते डिक्टेटर्स अट्रॉसिटीज करायचे, लोकांना गायब करायचे, हजारो लोकांना मारायचे, त्यांना कॉम्पन्सेशन मिळालं. तर जेव्हा वाचायला निघालो तर मी थक्कच बसलो की असं नाहीये की कॉम्पन्सेशन नाही मिळालंय. पूर्ण जगामध्ये बऱ्याच ग्रुप्सना कॉम्पन्सेशन मिळालं. आता तो मोठा प्रश्न आहे की ते कसं आपण कॅल्क्युलेट करायचं दलितांच्या संदर्भात, कारण की कोणताही ग्रुप बघा तुम्ही जगात, त्याच्यापेक्षा जास्त लांब, दलितांपेक्षा जास्त लांब हिस्ट्री ऑफ एक्सप्लॉयटेशन कोणत्याही ग्रुपची नाहीये.
म्हणजे 2500 इयर्स जर गुप्ता पिरियड, गुप्ता डायनेस्टीला आपण ॲज अ मार्कर मानू, जेव्हा मनुस्मृती किंवा वर्णव्यवस्थाचे लॉज एकदम इन्स्टिट्यूशनलाइज झाले स्ट्रिक्टली अंडर गुप्ता डायनेस्टी आफ्टर द मॉडर्न एम्पायर, तेव्हापासून आतापर्यंत असा कोणताही ती जी पिरियड आहे लांब पिरियड, तर तेवढा लांब पिरियड कोणत्याही ग्रुपचा नाही राहिला असेल वर्ल्ड ओव्हर मध्ये ज्याच्याबरोबर असं झालंय. तर ते फारच कठीण आणि मोठं आहे, पण त्याला आपण घेऊन प्रेशर बनवायला पाहिजे, त्याला घेऊन आपण टाकायला पाहिजे की ह्या देशाचा अर्धा नाही तर कमीत कमी 1/3 1/4 वेल्थ इन्कम तर आपला आमचंच आहे. कारण की जो आम्ही तुम्हाला हिस्टॉरिकली कमवून दिला इंडिपेंडन्सच्या टाइम पर्यंत, त्याच्यावरच तुम्ही बिल्डअप केलंय, त्याच्याशिवाय तुम्ही बिल्डअप करूच नव्हते शकत. सो असे आर्ग्युमेंट्स आपल्याला करावं लागतील आणि त्याच्यावर आम्ही काम करत आहोत. आणि जे तुम्ही दुसरं विचारलं जे की फार क्रिटिकल आहे, मेंटल सबज्युगेशन किंवा जो मानसिक त्याचा एक प्रभाव असतो, त्याच्यावर बरंच काम झालंय, करतायत आपले काही चांगले लोकही आहेत जे करतायत दिल्लीमध्ये IIT मध्ये. सायकोलॉजी ऑफ ह्युमिलिएशन, विक्टिमहुड, ट्रॉमा, आपण तो एका जनरेशन मध्ये एका व्यक्तीला भेटून बोलून त्याला असेस करू शकतो. पण तुम्हाला जो ट्रॉमा तुमच्या पेरेंट्स कडून मिळतो, पेरेंट्स काय बोलतात, अरे आमच्याबरोबर असं झालं, अरे आमच्याबरोबर असं झालं, त्यांचे पेरेंट्स काय बोलतात, तर एक हिस्टॉरिकली तो ऑलमोस्ट हिस्टॉरिक जेनेटिक्स त्याला म्हणतात, तो पास ऑन होतो. देर इज अ सायकोलॉजी, देर इज अ फिजिओलॉजी अराउंड इट, त्याच्यावर खूप काम सुरू आहे आजकाल आणि त्याला समजून घेणं जरुरी आहे आणि त्याचे कॉन्सिक्वेन्सेस फार खराब असतात फॉर सोशल कोहेजन. आता तुम्ही बघा, तुम्ही कोणाही सवर्णाकडे जाऊन सवर्णांना जर काही बोलायला लागला तर ते आपल्याला डिफेंड करतात. 2 सवर्ण स्ट्रेंज भेटतील तर ते आपल्यामध्ये रिलेशनशिप काढतील, एक हेल्प करतील. तर ते कम्युनिटी कोहेजन आहे स्ट्रेंजर्स मध्ये, आणि एकामेकाशी त्यांना कॉम्पिटिशन असेल, जेलसी असेल, पण एका लेवलवर ते समाजाच्या लेवलवर जिथे फायदा आहे तिथे ते कॉपरेट करतील. आणि विदिन समाज जे कॉम्पिटिशन आहे त्याच्यामध्ये ते फिअर्सली कॉम्पिटेटिव्ह पण आहे. पण ॲज अ सवर्ण कम्युनिटी अपोज टू नॉन सवर्ण, they will come together, they will say the same words, they will defend themselves. हे ते त्यांना लर्नड एक्सपिरियन्स आहे, कल्चरल कॅपिटलचा थाउजंड ऑफ इयरचा लर्नड एक्सपिरियन्स आहे की जर आपल्याला प्रिव्हिलेज पाहिजे तर आपल्या कम्युनिटीचा प्रिव्हिलेज असायला पाहिजे. आणि आपल्या कम्युनिटीचा प्रिव्हिलेज तेव्हा राहील जेव्हा आपण कॉन्स्टंटली आपल्या कम्युनिटीला वेगळ्या वेगळ्या सेटिंग्स मध्ये डिफेंड करत राहू. ते गव्हर्नमेंटमध्ये असेल, ते ज्युडिशरीमध्ये असेल, ते पॉलिटिक्समध्ये असेल, ते आर्ट्समध्ये असेल, त्यांच्याविषयी काही खराब नाही बोलायचं. ऑफकोर्स तिथे क्रिटिक्स आहेत, त्यांच्याच कम्युनिटीचे, लेफ्टचे लोक आहेत, दुसरे आहेत, अँटी कास्ट मुवमेंटचे लोक आहेत, ते पण क्रिटिक करतात. पण ॲट अ लार्जर लेवल, सामाजिक लेवलवर दे हॅव फिगर्ड द गेम स्ट्रॅटेजिक मूव्ह की आपल्याला एका पातळीवर आपल्या समाजाबरोबर कसं कोहेसिव्ह राहायचं फायद्यासाठी. ते दॅट इज लॉस्ट ऑन लॉट ऑफ मायनॉरिटीज हू फॉर अ लॉंग पिरियड ऑफ टाइम हॅव बीन एक्सक्लुडेड, डिस्क्रिमिनेटेड. हे सायकोलॉजिकली एक फार स्टडीड आणि आयडेंटिफाईड एक इफेक्ट आहे, विच सायकोलॉजीमध्ये आणि सोशल सायकोलॉजीमध्ये व्हेरी वेल नोन आहे. आणि त्याला समजून आपल्याला पुढे विचार करायला पाहिजे की कसं आता पुढची पिढी आहे, त्याच्या पुढची पिढी आहे आणि आपली जो समाज आहे त्याला कसं कोहेसिव्ह जास्त बनवायचं, ते एक प्रश्न आहे. Thank you, sir. Subhash Arya sir is asking, sir, what is the current status of dialogue in India on reparation, restitution and compensation? मला वाटतं जास्त नाहीये, पण सुरू झाला आहे. काही लोकांना बोलतायत आणि लिहित आहेत, कारण की जी हिस्ट्री रेपरेशन्स आपण ज्या संदर्भात ऐकलंय ते आफ्रिकन अमेरिकन आणि ब्लॅक्सच्या संदर्भात ऐकलंय. त्यांची हिस्ट्री 400 इयर्सची अराउंड आहे. त्यांची हिस्ट्री आपल्यापेक्षा वेगळी आहे पण सिमिलर आहे. तर त्यांचे जे आर्ग्युमेंट्स आहेत ते वेगळे आहेत की त्यांना ॲबडक्ट केलं, सरळ त्यांना किडनॅप केलं आफ्रिकावरून, फोर्सफुली चेन बांधून आणलं
आणि त्यांच्याकडून काम करून घेतलं, त्यांना मारलं, टॉर्चर केलं, काही पैसे नाही दिले आणि त्यांना यूज केलं. तर दॅट इज ऑल्सो क्राईम. इट्स अ क्राईम, ह्युमन क्राईम. इंडियामध्ये काय आहे की तो इतका जुना क्राईम आहे की तो इतका इंटरनलाइज आणि रिलिजियसली ऑर्डेन्ड झालाय की तो समाज आहे, तो क्राईम थोडी आहे, तो रिलिजन आहे, तो गॉडली ऑर्डेन्ड आहे. तर तो त्याला क्राईम म्हणून समजणं पहिल्यांदा आणि त्याच्यामधली रिलिजिओसिटीला वेगळं करणं, का रिलिजनला कसं यूज केलंय का क्राईमला जस्टिफाय करायला, तर ते थोडं वेगळं आहे फ्रॉम दी आफ्रिकन अमेरिकन एक्सपिरियन्स. तर त्याला हुबहू तसं इकडे आणणं एकदम सोपं नाहीये, करायलाही पाहिजे, पण त्याला एक डिफरंट पर्स्पेक्टिव्हनी पाहणं पण जरुरी आहे. त्याच्यासाठी अध्ययन जरुरी आहे. तर आजकाल ते आम्ही तर करतच आहोत आणि काही लोक अजून विचार जरूर करत असतील करण्याचा याच्यावर आणि करायलाही पाहिजे. पण सध्या जास्त याच्यावर चर्चा नाही. आणि जी आपण अनटचेबिलिटीची गोष्ट करतो जास्त ॲज दलित्स, पण जी कास्ट स्लेव्हरी आहे त्याच्याविषयी आपल्याला कमी माहिती आहे आणि ती अजून सिव्हिअर आणि त्याची एक अजून रॅशनॅलिटी किंवा एक त्याची लॉजिक आहे फॉर रेपरेशन किंवा कॉम्पन्सेशन, ज्याच्याविषयी आपल्याला जास्त माहित नाही आहे. आपल्याला सिरियस अध्ययन करावं लागेल याच्यावर पुढच्या 5-10 वर्षात. थँक्यू सर. डॉक्टर दीपाली भोते मॅडम विचारतायत, सर कॅन रेपरेशन्स कुड बी गिवन at any stage and will that be psychologically effective for that community? For example, reparations given to Dalits now, and what according to you Dalits should be given reparations compensations? I mean, justice delayed, they say justice denied, but no justice is worse than justice denied. I rather that we get justice no matter when or which generation gets the justice. Maybe our generation has to fight for this, and our next generation or next generation next to that manages to get something. So it's a constant fight. Even the African Americans are waiting. They are 7th generation now who are asking for reparations. आणि त्याच्या आधी सगळ्या लोकांनी सफर केलाय, कसं कसं मॅनेज केलंय. तर जस्टिस जरुरी आहे. तो कशा स्वरूपात असेल, तो कोणत्याच पिढीला मिळेल, तो कॉम्पन्सेशन फक्त राहील की रेपरेशन राहील, त्याच्यामध्ये अपॉलॉजी पण राहील, एक्सेप्टन्स राहील की हो नाही, मॅसिव्ह ग्रेव्ह हिस्टॉरिक रॉंग वॉज डन. It cannot be justified by religion. It cannot be justified by Sanatan Dharma. That is not Dharma. That is using Dharma to exploit people. असं म्हणून अपॉलॉजी घेणं हे फार मोठी गोष्ट राहील आणि त्याच्यामध्ये मला वाटतं बराच वेळ लागेल. पण मला वाटते की रेपरेशन, रेस्टिट्यूशन तर कठीण आहे. रेस्टिट्यूशन म्हणजे जशी स्थिती होती तसं वापस देणं. आपल्याला माहीतच नाही की स्थिती काय होती, दलितांकडे काय होतं, ते ट्रायबल्स होते की असे काही ग्रुप्स होते की जसे आता चांडाल आहेत, दे आर दी चिल्ड्रन ऑफ अपर कास्ट विमेन, ब्राह्मिन्स अँड लो कास्ट मेन. आता त्यांची काय, त्यांना कसं रेस्टिट्यूट करणार, किंवा त्यांचे जे आपण डोम पाहतो, डोम लोक किंवा जे घाट्सवर डेड बॉडीज जाळतात, त्यांना कसं रेस्टिट्यूट करणार? यू कॅन रेस्टिट्यूट देम, यू कॅन कॉम्पन्सेट देम ऑर रिपेरेट देम. तर वेगळ्या वेगळ्या ग्रुप्ससाठी वेगळं वेगळं अप्लाय करेल असं मला वाटते. पण ते वेगळं वेगळं करणं कठीण जाईल. तर एक कॉमन स्ट्रॅटेजी आणि कॉमन हे करावं लागेल. मी त्याच्यावर काम केलं आहे आम्ही, आणि जर तुम्ही मला परत बोलावतील 1-2 वेळा तर मी बाकी ह्या मुद्द्यांवरही बोलेल. पण मिळायला पाहिजे आपल्याला, त्याची लढायला पाहिजे. त्याचं एक मॅनिफेस्टो बनवून पॉलिटिकल डिमांड बनवायला पाहिजे आणि ते प्रेशर टाकायला पाहिजे कंटिन्युअसली. whichever party it is, doesn't matter. It should become a moral and ethical demand which nobody can deny. So we should pitch it like that. Sir, Mahindra Raut sir म्हणतात, dear Ami, you have very nicely and effectively explained the concept of reparation, restitution and compensation. Thank you so much. Please let me know if there's any legislation on this concept in USA, UK and Western countries. And secondly, can such legislation be brought in India? If yes, what's the way?
Thank you, Raut sir. Very good question. Legislation reparations exactly nahi hai मला to my knowledge, but similar policies किंवा compensatory mechanisms आलेले आहेत. ज्याला आपण मलेशियामध्ये पाहू शकतो थोडंफार, आणि अजून काही काही जागेवर पाहू शकतो जिथे थोडंफार कॉम्पन्सेट किंवा जसं लँड दिलं किंवा काही अजून असेट दिला किंवा लोन मध्ये दिलं, बट दॅट इज नॉट स्ट्रिक्टली रेपरेशन फॉर ऑल द हिस्टॉरिक रॉंग्स. आणि त्याच्यामध्ये अफर्मेटिव्ह ऍक्शन प्लस अ बिट ऑफ रेपरेटिव्ह जस्टिस असं मिक्स आपल्याला पाहायला मिळतं. बट देर आर पॉलिसीज. लेजिस्लेशनच्या लेवल, इज दॅट पार्ट ऑफ अ लेजिस्लेशन? आय हॅव टू चेक, आय डोंट नो. जसं नॉर्दर्न आयलंड मध्ये अफर्मेटिव्ह ऍक्शन आहे फॉर कॅथोलिक्स. नाउ इज इट अ लेजिस्लेशन? इट मस्ट बी. There must be a clause within a particular, or it is just a policy measure. We have to see. But that's a good question. And just a reservation is part of constitutional provisions. Tassa reparation laadna is a very tough fight. It will require majority in the parliament, just like this government has, and that's why it's passing all kinds of legislations. तर ते आणणं म्हणजे तो आधी ते करावं लागेल. That social engineering and political engineering will have to happen first, and then only you can get a majoritarian representation in the parliament, which may pass a reparation bill, which is a very long and arduous task and requires many more things before you can get to that stage, is what I think. But I'm not sure if there are reparative kinds of measures as part of legislation anywhere in the country. But if someone knows, please, Professor Thorat is here. If he thinks he knows something about it, please let us know. Thank you, sir. सुहास कमलाकर मॅडम विचारतायत, इज रिझर्वेशन पॉलिसी इन इंडिया reparations or compensation? Reservation is not reparation. Reservation is could be a bit of compensation, but it is also not compensation, because compensation is return for a loss at the first go. It is a representative policy to mitigate untouchability, basically, which means that if you're untouchable, you can't come into any sphere of economic, social life. So you ban untouchability and you force representation. Now that representation has to be in economics, in education, in job. So it's to mitigate a social evil, a mindset and a practice, to the extent you can do it constitutionally and by law. But it does not compensate you for historic wrongs. Over a few generations, you get better. But if you look at the wealth ownership of Dalits or tribals or anything, it is nowhere near the wealth ownership of upper caste, which is a accumulated transfer of wealth for generations and generations. Not just inter-family transfer of wealth, but inter-community marriage, endogamy. By marrying within caste and subcaste, you are circulating the wealth you have accumulated within the community. And you keep passing it on from generation to generation. So, and that is at the cost of tribal, Dalit, and some OBC. So where have they been compensated for it? What was stolen from them? Their rightful right to land, wealth, property, income, wages. It has not been given back. They're saying, okay, from now on, you will have right to education. You have a seat reserved. You have a right to job. So you try, do your best. We'll give you some leeway, or like if it is minimum 55% marks, you'll get 50% marks. Some compensation. But where is the compensation for death, malnourishment, exploitation, psychological, physiological, sexual, all those things? There is no compensation. Hello. Thank you, Amit sir.
डॉक्टर चंद्रशेखर मेश्राम है शायद हमारे साथ में। डॉक्टर चंद्रशेखर मेश्राम, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? प्लीज अनम्यूट करिए और मैं आपको व्यूज रखने के लिए आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर चंद्रशेखर मेश्राम, इफ यू आर अवेलेबल हियर। डॉक्टर चंद्रशेखर मेश्राम, डॉक्टर नीलाधर हाड़के, हेलो सर। डॉक्टर नीलाधर हाड़के, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? आप अनम्यूट करिए खुद को। Yes, यस, यू कैन कमेंट। it's a wonderful talk by Amit, Dr. Amit. I can call him Amit. Yes, Yeah. please. And I'll say you are a wonderful teacher. A person like me who does not know anything about economics or the social sciences, you made me to understand the difference between restitution and reparation and other things. You're a wonderful teacher. Congratulations, and please keep it up. Thank you so much. I will not talk beyond that because this subject. Thank you, sir. I Thank am you. Thank basically you. from medicine and surgery, which is a dry subject. So Not at all. I'm quite interested in medicine, actually. Yeah. May I invite Dr. Vishlesh Nagrare? Vishlesh Nagrare, he is the scientist in ICR. Are you hearing me, Vishlesh? Yeah. Yeah, please. It is very nice deliberations by Dr. Amit Thorat sir. So actually, I'm a very good listener. So at this point, I don't have comments, but it is very nice deliberations. Thank you very much. Thank you, Thank sir. you. Thank you so much. Thank you. मैं डॉक्टर थोरात सर को, डॉक्टर सुखदेव थोरात सर को, सर आप बीच में शायद नहीं थे, अभी आ गए हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ आपके कमेंट्स के लिए। डॉक्टर थोरात सर, प्लीज सर, प्लीज। मुझे सर्दी बहुत ज्यादा हो गई है सर 2 मिनट के लिए। मेरा ख्याल है अमित थोरात की जो लेक्चर था उसका अच्छा और इंटरेस्टिंग हिस्सा यह है कि ये जो कॉन्सेप्ट है रिपरेशन, रिट्रीब्यूशन एंड कंपनसेशन, ये बहुत लोग इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते हैं। मैं खुद करता हूँ, तो मुझे खुद क्लैरिटी नहीं थी इस वर्ड में। तो जो फिलॉसफी ऑफ रिपरेशन है उसको उन्होंने अच्छी तरह हमारे सामने रखा हुआ है। तो इसमें से लोगों को थोड़ा सा मेरा ख्याल जानकारी होगी। मैं इतना ही कहूँगा कि हमारी जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है अभी, पॉलिटिक्स में है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में है, एजुकेशन में है, पब्लिक हाउसिंग में है, ये ज्यादातर मतलब एक इक्वल शेयर देने के लिए है। तो ये सेफगार्ड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है। यदि रिजर्वेशन न हो तो वो भी उनको मिलेगा नहीं। लेकिन कुछ थोड़ा सा हिस्सा है उसका जनरल पॉलिसी का भी जो कंपनसेशन के मोड में आता है। जैसे कि डिफरेंट राज्य में लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम है शेड्यूल कास्ट के लिए। महाराष्ट्र में दादा साहेब गायकवाड़ योजना है जो प्राइवेट आपकी आवाज पीछे आप चले जाए क्योंकि जमीन दे रहे हो और को उसके पीछे कि आवाज कट रही सर, लैंड राइट्स रखा गया। हाँ, वो थोड़ी प्रॉब्लम है, बहुत हिस्सा है। लेकिन मेरा ख्याल है
क्योंकि गैप कायम है। अमित थोरात ने कहा गैप बहुत कायम है, पावर्टी अभी भी बहुत ज्यादा है, मालन्यूट्रिशन अभी भी ज्यादा है। मेजर मैसेज मेरा ख्याल है अमित थोरात की लेक्चर का ये है कि हमें अब ये कहना जरूरी है कि इकोनॉमिक राइट से हमें दूर रखा गया। आवाज आ रही है हजारे मेरी? हाँ, आ रही सर। अरे, बहुत सारे राइट से दूर रखा गया, लैंड राइट, एंटरप्रेन्योर राइट, एजुकेशन, तीनों भी लिए तो, और ये लगभग 2000 साल तक रखा गया। और हाई कास्ट इसके बेनिफिशियरी रहे। अमित थोरात ने एक पॉइंट बड़ा अच्छा कहा कि हाई कास्ट बेनिफिटेड एट द कॉस्ट ऑफ द डिनायल ऑफ राइट टू द लो कास्ट, टू द अनटचेबल। तो आपकी जो वेल्थ है अभी, ह्यूमन कैपिटल है एजुकेशन के रूप में, ये दलितों को डिनाय करने के बाद वो अक्यूमुलेट हुई है, और वो थ्रू इंटरजेनरेशन ट्रांसफर होके आज की जो हाई कास्ट की पीढ़ी है उसको एंजॉय कर रही है। वो ये तो नहीं कह सकती कि भी हमारे पूर्वज ने किया और हमने नहीं किया, क्योंकि वो तो उसके बेनिफिशियरी है। तो मेरा ख्याल है ये किसके अराउंड मूवमेंट होनी चाहिए कि रिजर्वेशन पॉलिसी से बहुत थोड़ा सा फर्क हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है, और हमें जमीन, एंटरप्रेन्योरशिप और एजुकेशन एटलीस्ट इन 10 एरिया में पूरी तरह हमें कंपनसेट करना चाहिए। और उसका स्ट्रेटेजी यही हो सकती है कि भाई कम से कम ये कह सकते हैं हम कि जितनी जमीन हाई कास्ट की बात है उतनी जमीन हमें दे दो प्रोपोर्शन में। उनके पास 80% लोग लैंड ओनर है तो हमें भी 80% बना दो। फिर एंटरप्रेन्योर जो है उनके पास यदि कारखाने हैं, फैक्ट्रियां है, तो उतनी हमें दे दो। और एजुकेशन लेवल ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो निकाल के उतना हमारा बना दो, और उसके लिए फिर वन टाइम प्रोग्राम बनाइए। आप उतनी ही जमीन कलेक्ट करके दे दीजिए, उतने ही एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रियल एस्टेट का कॉन्सेप्ट कर लीजिए और कुछ कर लीजिए। और एजुकेशन के लिए एक बिगर फंड क्रिएट करके उनके एजुकेशन को बढ़ाइए ताकि एनरोलमेंट रेशियो उनका बढ़ जाए। तो मेरा ख्याल है रेडिकल चेंज चाहिए रिप्रेशन पॉलिसी के थ्रू, और ये अब तक हुआ नहीं। ये बहुत जरूरी है कि हाई कास्ट को ये रियलाइज होना चाहिए कि उनकी वजह से दलितों को राइट डिप्राइव किया तो उनको देना चाहिए। उसकी उन्होंने माफी मांगनी चाहिए, उन्होंने क्लेश व्यक्त करना चाहिए। जैसे मैंने इसके पहले भी कहा कि जो पोप है उन्होंने माफी मांगी है स्लेवरी के लिए, लेकिन हमारे शंकराचार्य ने तो कभी मांगी नहीं है। आज तो लगातार डिमांड आ रही है कि जो सनातन धर्म लागू करना चाहिए, और सनातन धर्म में रिलीजियस प्रिंसिपल तो है, लेकिन साथ साथ कास्ट सिस्टम में तो एक तरीके से कास्ट सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत लोगों ने मनुस्मृति को लाने की बात कर रहे हैं। तो ये तो बहुत ही दूर की बात है। तो कम से कम माफी तो मांगे कि हमने अनटचेबल के साथ बहुत ज्यादती की है। बाकी मटेरियल बेनिफिट देना ये तो जरूरी है ही है, लेकिन कन्फेशन तो हो, दुख तो हो, रिपेंटेंस तो हो, वो भी नहीं है, बल्कि एंटी सोशल फीलिंग है। ये तो बड़े मांग रहे हैं, ये कोटा वाले हैं, इनको क्या आता है, मेरिटोरियस नहीं है, ये टेंडेंसीज है। इसका एहसास बिल्कुल नहीं है कि हमारी एजुकेशन की वजह से इनके साथ अन्याय किया हमने। तो मैं इतना ही कहूंगा कि ये जो कॉन्सेप्ट रखा है रिपरेशन का, इसको मूवमेंट का आधार बनाना चाहिए, पॉलिसी का आधार और मूवमेंट का आधार बनाना चाहिए। ये बहुत जरूरी है मेरा ख्याल है। रिजर्वेशन से पर ये नहीं हो रहा है, रिजर्वेशन को इरोड किया जा रहा है डिलिबरेटली, एक तरीके से देखा जाए तो। प्राइवेट सेक्टर का बहुत प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उसकी वजह से रिजर्वेशन खत्म हो रहा है। एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उसकी वजह से रिजर्वेशन एडमिशन में खत्म हो रहा है। 41% यूनिवर्सिटी जो है स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी, ये प्राइवेट है आधी से, उसमें कहाँ से रिजर्वेशन आएगा? कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो ये सोचना चाहिए दलितों ने इसके ऊपर और मंथन हो। जैसे अमित थोरात ने कहा कि इंडिया के लिए क्या करना चाहिए, उसके बारे में बाद में वो बोलेंगे। तो हम बोला कि इसके ऊपर सीरीज ऑफ चर्चा होनी चाहिए, और नीति उसके लिए हमने बनाना बहुत जरूरी है। थैंक यू डॉक्टर हजारे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर थोरात सर ने अपने अल्प शब्दों में बहुत ही अच्छी बात कही कि ये तो होना ही चाहिए, ये तो डिमांड होनी चाहिए। यहाँ पे तो किसी ने मतलब माफी भी नहीं मांगी है, कबूल भी नहीं किया है कि हमने ऐसा किया है, और बहुत ही कम शब्दों में कम टाइम में उन्होंने अपने व्यूज रखे। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ।
और किसी का कुछ सवाल है? अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा हम ये आखिरी पड़ाव पे है। मैं डॉक्टर या प्रोफेसर संजय कुमार गायकवाड़ अंबेजोगाई से विनती करता हूँ कि वो वोट ऑफ थैंक्स करें। Hello, प्रोफेसर am I संजय audible? कुमार गायकवाड़, आप सुन रहे हैं मुझे? यस यस, प्लीज Yes, प्लीज कैरी। am I okay? Firstly, आप ladies and स्क्रीन पे आइए ना, स्क्रीन पे आपकी फोटो स्क्रीन पे आइए। यस hello. प्लीज। Yes, am I audible? Yes. या Ladies and gentlemen, a very good evening to all. This program was very excellent. We got a wonderful knowledge. Firstly, I'm very thankful to Association for Social and Economic Equality for their 71st episode. I congratulate to all community members. And I'm firstly thankful to the chairperson, Professor Sukhdev Thorat sir, former chairman of UGC and ICSSR New Delhi and president of Association for Social and Economic Equality. And next, I'm heartful thank to today's speaker, Dr. Amit Thorat sir, who gave us excellent guidance on the topic idea of Dalit reparation, why is it necessary? And first time we understood all the concept related to the reparation, especially three word: reparation, restitution, and compensation. So thankful to sir for giving us such a wonderful guidance on such topic. I am also thankful to Vanita madam for giving the brief introduction about today's speaker. I am also very thankful to this today's program's coordinator, Dr. Trilok Hazare sir, Dr. Gautam Kamleji, Vidya Chaurpagar Madam ji, and I am also very thankful to all participants who have given their valuable time to this program. And in this way, I am declare that today's program is finished on the behalf of Association for Social and Economic Equality. Thank you very much. प्रोफेसर संजय, थैंक्स देता हूँ मैं आपको। बहुत ही आपने आभार प्रदर्शन किया। और आज अमित थोरात जी हमारे साथ में शायद तीसरी बार जुड़े हैं, और मुझे लगता है कि एक दो लेक्चर में उनको बुलाना चाहिए ताकि यह कंसेप्ट सभी को क्लियर हो जाए। आज के लेक्चर में उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही है। उनने हार्वर्ड कमेटी रिपोर्ट से जो बात अपनी शुरू की है कि जो पैट्रॉन है उनके नाम लिखे गए तो उनके नाम मिटाना चाहिए, उनके पास जितनी प्रॉपर्टी है उनकी प्रॉपर्टी वापस लेके स्कॉलरशिप देना चाहिए। और वो इन्होंने रेनिडेंस नेशनल जर्नल का रेफरेंस दिया। आजादी के बाद में क्या हुआ, रिजर्वेशन आया, लेजिस्लेशन आया, लेकिन वेल बीइंग इंडिकेटर्स में जो गैप था वो आज भी कम नहीं हुआ, ऐसा उन्होंने कहा है। और आज 2021 का जो वर्ल्ड इंडिकेटर रिपोर्ट्स है वो इंडिया इन इक्वालिटी में सेकंड रैंक में, जो भी कंट्रीज है वर्ल्ड में। और हिस्ट्री का भी उन्होंने रेफरेंस लिया और काफी अच्छी तरह से वो उन्होंने अपना बात रखी है। एक्सप्लॉयटेशन एंड डिनाइल ऑफ राइट्स, ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड डिनाइल ऑफ राइट की भी उन्होंने बात कही है। और फिर लास्ट में स्लेवरी कि राजा की स्लेवरी अलग थी और कास्ट की स्लेवरी अलग थी, और ये कितनी भयानक है इसका स्वरूप उन्होंने बताया है। और उसके कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर उन्होंने करीबन 30 मिनट्स बात की और डिफरेंट रेफरेंस के साथ बात की है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज के जो पार्टिसिपेंट्स हैं सभी, डॉक्टर चंद्रशेखर मेश्राम, डॉक्टर नीलाधर हाड़के, डॉक्टर विश्लेष नगरारे, डॉक्टर महेंद्र नागदेव, और सभी को मैं सभी नाम नहीं ले सकता, मैं सबको धन्यवाद देते हुए, जैसे प्रोफेसर संजय ने कहा कि आज का प्रोग्राम यहीं पे समाप्त करते हैं। डॉक्टर थोरात सर आज भी 71 लेक्चर में आज तबीयत ठीक ना होने के कारण भी वो पूरे टाइम सहभागी नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने अपनी बात रखी। और डॉक्टर अमित थोरात सर हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि हम आपको और बुलाएंगे और आप आएंगे और यही बात को हम आगे बढ़ाएंगे। आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। और यही आज का वेबिनार का कार्यक्रम, 71वें वेबिनार का कार्यक्रम यही समाप्त हो गया, ऐसी मैं अध्यक्ष की अनुमति से घोषणा करता हूँ। जय भीम। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और मैं जरूर चाहूँगा कि मैं फिर आके कई मुद्दे हैं, बहुत बड़ा मुद्दा है ये,
और इस पे और चर्चा करें हम, और इस पे हम बात करें। तो मैं आई विल बी वेरी हैप्पी टू कम एंड टॉक। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ओके डॉक्टर हजारे, थैंक यू सर, थैंक यू। मैडम को भी थैंक यू। मैडम विमल मैडम को भी थैंक यू। सर आप नागपुर में हैं, दिल्ली में हैं? बेंगलोर, बेंगलोर। अच्छा, बेंगलोर में तबीयत खराब हो गई। हाँ, 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 थोड़ा सा अच्छा। डाउन है, ज्यादा